हेलो बच्चों, वेलकम टू इसरल। दिस इज योर वेरी ओन डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। बच्चों, अभी हमारा चैप्टर चल रहा है संपूर्ण सीरीज के अंदर बायोमोलिक्यूल्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन मैंने एक और चीज बोली थी कि एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में जो सीक्वेंसिंग ऑफ टॉपिक्स दे रखी है बच्चों, वो अच्छी नहीं दे रखी है। आधी आधी चीजें इधर उधर स्कैटर्ड वे में दे रखी है एक ही टॉपिक की। जैसे प्रोटीन से तो 3 जगह स्कैटर करके पढ़ा रखे हैं। कोई बात नहीं, हम एनसीईआरटी की सीक्वेंस में ही चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन कंसेप्चुअल वे में जाएंगे थोड़ा डेप्थ में, क्योंकि इस चैप्टर में एक और प्रॉब्लम है कि जितनी डेप्थ में और कंसेप्ट्स में जाने की जरूरत थी उतना एनसीईआरटी नहीं गई है ज्यादातर जगह। ठीक, तो यहां पर कुछ लिमिटेशंस है एनसीईआरटी की इस चैप्टर को लेके। तो लिमिटेशंस के साथ हम कोशिश करेंगे कि जितना यहां पर डेप्थ में जा सकते हैं जाएंगे। जो बाकी की चीजें हैं उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग जो आपको कंसेप्चुअली और एकेडमिकली बायोमोलिक्यूल्स में जाननी जरूरी है, वो सब आपको इसरल ऐप के ऊपर लेक्चर्स में अवेलेबल है बच्चों। तो जो बच्चे, अगेन मैं बार बार कह रहा हूं कि रैंक के लिए फाइट कर रहे हैं, उनके लिए जो अपन संपूर्ण सीरीज में एनसीईआरटी में पढ़ते हैं बच्चों, बहुत अच्छी रैंक लाने के लिए मैं कहूंगा सफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, सिलेक्शन के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे आप 340 नंबर तक ला सकते हो, लेकिन जरूरी क्या है कि आपको कुछ एडिशनल नॉलेज भी हो, एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो। उसके लिए थोड़ा डेप्थ में जाना जरूरी होता है, जिसके लिए मैं कहूंगा कि जब भी आप इस सीरीज का कोई एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद इसरल ऐप पे जाके लेक्चर्स में से सेम चैप्टर को एक बार वापस से पूरा डिटेल में देख लें, उसके वीडियो लेक्चर्स पूरा डिटेल में देख लें, फिर वो चैप्टर आपका कंप्लीटली तैयार हो जाएगा और उसमें कुछ भी नहीं बचेगा बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था बच्चों, एक बार वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इसके 2 टॉपिक्स कवर कर लिए थे। एक तो हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, और दूसरा बच्चों अपन ने देख लिया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अब आज का जो लेक्चर है बच्चों, इसमें हम क्या कवर करेंगे, एक तो हम कवर करेंगे बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, एक हम कवर करेंगे बच्चों प्रोटीन्स, एक करेंगे पॉलीसेकेराइड्स, एक न्यूक्लिक एसिड्स। फिर आप बच्चों देखो यहां पर प्रोटीन्स एक बार यहां दे रखा है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स 9.7 में दे रखा है। इसके पहले बच्चों लास्ट लेक्चर में हम अमीनो एसिड्स पहले ही पढ़ चुके हैं इन द फर्स्ट टॉपिक, तो 3 जगह स्कैटर कर रखा है प्रोटीन्स को। इसी तरह से पॉलीसेकेराइड्स यहां पर दे रखे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक टाइप होते हैं, और इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पहले दे रखी थी। तो बहुत ही स्कैटर्ड वे में चीजें चल रही है। यहां पर न्यूक्लिक एसिड्स यहां पर दे रखा है, और न्यूक्लियोटाइड्स जिनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनकी बात पहले ही टॉपिक में कर ली। खैर कोई बात नहीं। और इसके बाद बच्चों अपन देखेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। ये आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं बच्चों 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, इन सबको हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज द लास्ट लेक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कौन सा है बच्चों आज का जो टॉपिक है नेक्स्ट, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर जिसने नहीं देखा है पहले उसको देखे, क्योंकि उसको देखे बिना आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा, और फिर आज के लेक्चर पे आगे बढ़े बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। क्यों ऐसा मैंने बोला कि लास्ट लेक्चर देखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि भाई हम कौन से बायोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं और किनको मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, ये ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं। जिन बायोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है बच्चों, दे आर कॉल्ड एज बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो बच्चों क्या कहते हैं यहां पर एनसीईआरटी, देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोस कंपाउंड्स फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सपेरिमेंट करा था, उसमें एक एसिड सोल्यूबल पूल था दैट इज फिल्ट्रेट, एक एसिड इनसोल्यूबल पूल था दैट वाज रिटेंटेड। जो एसिड सोल्यूबल पूल था उसमें जो मॉलिक्यूल्स थे उनका जो मॉलिक्यूलर वेट था दैट वाज इन द रेंज ऑफ अबाउट 18 to 800 डाल्टन्स बच्चों। ठीक है, तो जो एसिड सोल्यूबल पूल होता है उसमें जो कंपाउंड्स होते हैं दे हैव मॉलिक्यूलर वेट्स रेंजिंग फ्रॉम 18 to अराउंड 800 डाल्टन। ये स्टेटमेंट आ जाता है, ये वैल्यूज अपने को पता होनी चाहिए। वहीं पर मैंने आपको बोला था कि जब भी अपन बायोमैक्रोमोलिक्यूल या मैक्रोमोलिक्यूल को डिफाइन करते हैं तो जो मेन क्राइटेरिया लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट का वो लेते हैं 1000 डाल्टन। ठीक है, यहां पर तो एक वैल्यू मेंशन कर रखी है एनसीईआरटी ने, लेकिन 1000 डाल्टन की वैल्यू भी मेंशन कर रखी है और आप उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक, तो जो 1000 डाल्टन से कम वाले हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल, 1000 डाल्टन से ज्यादा वाले मैक्रोमोलिक्यूल कहलाएंगे। The acid insoluble fraction has only 4 types of organic compounds। हमने ये भी देखा था कि जो एसिड इनसोल्यूबल कंपोनेंट था यानी कि रिटेंटेड था, उसके अंदर 4 ही टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। तो इंपॉर्टेंट है ये लाइन, क्योंकि यहां पर एक कंपल्सिव स्टेटमेंट दे रखा है कि भाई 4 ही ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में, तो वो चारों नाम आपको स्पेसिफिकली पता होने चाहिए। कौन कौन से होते हैं बच्चों, एक तो प्रोटीन्स, दूसरे न्यूक्लिक एसिड्स, तीसरे पॉलीसेकेराइड्स एंड फोर्थ लिपिड्स। और इनमें से मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ये तीनों तो क्या होते हैं, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली
बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि इन सभी का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है। इनफैक्ट नेचर में ये जो तीनों बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स मिलते हैं इनका मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, तो 1000 डाल्टन से तो ज्यादा हो ही गया। और वहीं पर लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि जो लिपिड्स हैं इनको हम स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं बोलते, इनफैक्ट इनको हम माइक्रोमोलिक्यूल ही कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका मोलिकुलर वेट यूजुअली 1000 डाल्टन से कम होता है, लेकिन फिर भी ये रिटेंटेड वाले पोर्शन में, एसिड इनसोल्यूबल पोर्शन में मिल रहे हैं जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलते हैं। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, वहां पर रीजन इनकी साइज नहीं थी, वहां पर इनका रीजन था, क्या रीजन था बच्चों? यस, दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, दिमाग के घोड़े दौड़ने चाहिए। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, रिकॉल करो, थोड़ा सा दिमाग को स्ट्रेच किया करो बच्चों। जब तक स्ट्रेच नहीं करोगे ना दिमाग को, तब तक आपका दिमाग डेवलप नहीं होगा, सुस्त पड़ा रहेगा। जितना उसकी कसरत कराओगे उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। जैसे शरीर में अपन देखते हैं ना, जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो स्ट्रांग बनता है शरीर, मसल स्ट्रांग बनती है, वही फैक्टर हमारे दिमाग पे भी लागू होता है। तो बच्चों वहां पर मैंने आपको बताया था कि लिपिड्स नॉन पोलर नेचर के होते हैं इस कारण से, क्योंकि वो जो एसिड सॉल्यूशन है उसमें डिसॉल्व नहीं होते, सॉल्यूबल नहीं होते। दैट इज व्हाई दे रिमेन इन द रिटेंटेड, दे रिमेन इन द एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन। आगे बात समझ में बच्चों? तो यहां पर एनसीईआरटी क्या करिए, अब these classes of compounds with the exception, यहां पर देखो लिपिड्स एक्सेप्शन डाल दिया इन्होंने, ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं तो वापस लिखने की यहां पर हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। with the exception of lipids have molecular weights in the range of 10,000 daltons and above, है ना बात समझ में? तो ये जो मोलिकुलर वेट अपन कहेंगे कि भाई नेचर में जो मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलते हैं उनका किस रेंज में होता है? 10,000 डाल्टन्स या उससे ज्यादा ही होता है यूजुअली। For this very reason, biomolecules, that is chemical compounds found in living organisms, are of two types. One, those which have molecular weights less than, आ गया यहाँ पर। अब मेन क्राइटेरिया क्या है माइक्रोमोलिक्यूल्स के लिए? जिनका लेस देन 1000 डाल्टन है and are usually referred to as micromolecules or simply biomolecules, while those which are found in the acid insoluble fraction are called macromolecules or biomacromolecules। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं अपन। तो chemical compounds found in living organisms are of two types. One, those which have molecular weights less than 1000 dalton and are usually referred to as micromolecules or simply biomolecules, while those which are found in the acid insoluble fraction are called as macromolecules or biomacromolecules। फिर क्या कहती है एनसीईआरटी? The molecules in the insoluble fraction with the exception of lipids are polymeric substances। ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में 3 मैक्रोमोलिक्यूल्स अपन ने पढ़े थे, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये तीनों पॉलीमर्स हैं क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स से मिलकर बनते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स है, इसीलिए इनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है। लेकिन लिपिड्स मैंने बोला था कि नॉन पॉलीमरिक हैं, वो सिर्फ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बने हुए होते हैं। ग्लिसरॉल के अलावा कोई दूसरे अल्कोहल भी हो सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। और वहां पर यूजुअली क्या होता है भाई, ग्लिसरॉल यदि अल्कोहल है तो ज्यादा से ज्यादा 3 फैटी एसिड जुड़े हुए होंगे, 4 मॉलिक्यूल होंगे, हो सकता है एक आध और एक्स्ट्रा कोई मॉलिक्यूल जुड़ा हो तो 5 या 6 मॉलिक्यूल होंगे। इससे ज्यादा मॉलिक्यूल मिलकर लिपिड नहीं बनाते तो उनको हम पॉलीमर्स नहीं बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ऑलरेडी क्योंकि अपन ने ये पढ़ लिया है तो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। देन व्हाई डू लिपिड्स हुज मॉलिक्यूलर वेट्स डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन कम अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, दैट इज मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन? तो इसका रीजन बता दिया बच्चों, लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मोलिकुलर वेट। एनसीईआरटी खुद कह रही है कि भाई जो लिपिड्स हैं इनका जो मोलिकुलर वेट होता है ये कम होता है बच्चों। तो these are small molecular weight compounds and are present not only as such but also arranged into structures like cell membrane and other membranes। ये अपन ने देख लिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स। When we grind a tissue, we are disrupting the cell structure, cell membrane and other membranes are broken into pieces and form vesicles। ये किसके वेसिकल्स की बात कर रहा है? लिपिड्स के वेसिकल्स की बात कर रहा है जो सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं। जब हमने वो एक्सपेरिमेंट किया था ग्राइंड करने वाला विद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, तो लिविंग टिश्यू की सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होगी, उसमें जो लिपिड्स होंगे वो बाहर निकल आएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स and these vesicles are not water soluble। आगे बात समझ में? therefore these membrane fragments in the form of vesicles of lipids get separated along with the acid insoluble pool and hence in the macromolecular fraction lipids are not strictly macromolecules। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अल्टीमेटली हम कर लेते हैं। कंक्लूजन जो है इस पूरे पैराग्राफ का वो यही है और यही आपसे पूछा भी जाएगा। तो एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई लिपिड्स मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, और क्यों नहीं है यह आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ऑफ देयर नॉन पोलर नेचर, बिकॉज ऑफ देयर इनसोल्यूबिलिटी इन वाटर। आगे बच्चों बात समझ में? कंसेप्चुअली पढ़ रहे हैं तो आ रही है ना चीजें, इजीली समझ में, रटना नहीं पड़ रहा है। अब जब समझ के आप
वापस से एक बार इस चीज को रिवाइज कर लोगे ना बच्चों, तो फिर जिंदगी भर नहीं भूलोगे, बहुत आसान हो जाएगा ये चैप्टर आपके लिए। ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा है कि इस चैप्टर में दिक्कत आती है। आगे देखते हैं हम। द एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। अब बच्चों ये क्या करिए एनसीईआरटी, देखो अपन ने जो लिविंग टिश्यू वाला एक्सपेरिमेंट किया था विद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लास्ट लेक्चर में, उसमें जो अपने को एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन मिला था, तो एनसीईआरटी ये कह रही है कि भाई उसमें जो जो कंपोनेंट्स मिले वो यूजुअली एक सेल की साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो एसिड सोल्यूबल पूल होता है वो रफली किसकी कंपोजिशन को इंडिकेट करता है, हमारे साइटोप्लाज्म, हमारी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी कंपोजिशन को रिफ्लेक्ट करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। द एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स बिकम द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। और साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स पड़ी हुई होती हैं या जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, वो किसमें रिफ्लेक्ट होते हैं, एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर। तो एक तरह से सेल को हम यदि दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें, तो साइटोप्लाज्म एंड ऑल दी मटेरियल्स एक्सेप्ट साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म की जो कंपोजिशन है दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द एसिड सोल्यूबल पूल, और जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स है उनकी जो कंपोजिशन है दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द एसिड इनसोल्यूबल पूल। क्लियर बच्चों, तो ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है, इनको अपन अंडरलाइन हाईलाइट कर लेते हैं बच्चों। नाउ टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज और ऑर्गेनिजम्स। ये सिंपल सी चीज है, जब लिविंग टिश्यू से ही दोनों चीजें मिली तो ऑब्वियस सी बात है दोनों को मिक्स कर देंगे अपन, तो एक तरह से अपने को किसकी कंपोजिशन मिल जाएगी, वापस से लिविंग टिश्यू की कंपोजिशन मिल जाएगी। उसी की तो कंपोजिशन एनालाइज करी थी एक्सपेरिमेंट में, तो वही तो रिफ्लेक्ट करेंगे ये दोनों। ठीक, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों जो अपने को पता होनी चाहिए, टेबल 9.4, जिसमें यह बता रखा है कि भाई एक सेल के अंदर ये जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, वे मेजर कंपोनेंट्स में तीन तो क्या हो गए अपने, एक तरीके से मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर दोनों चीजें आ जाएगी, जो कार्बोहाइड्रेट्स के छोटे मोनोमर्स है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मोनोसेकेराइड्स, वो तो किसके अंदर आएंगे बच्चों, वो तो आएंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स, जो पॉलीमरिक सब्सटेंसेस होते हैं, वो होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो भाई ये तीनों तो होंगे ही सही, इसके अलावा लिपिड्स भी होते हैं सेल के अंदर। पानी मेजर कंपोनेंट होता है बच्चों, सबसे ज्यादा होता ही पानी, ये ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन अ सेल इज वाटर। 70 to 90% पानी होता है बच्चों, इसके अलावा मिनरल आयंस होते ही हैं। ठीक है, तो यदि अपन एक सेल की एवरेज कंपोजिशन का मतलब क्या, हमने अलग अलग सेल्स के कंपोजिशन को एनालाइज किया, उनमें वाटर का कंपोनेंट देखा, फिर प्रोटीन का देखा, कार्बोहाइड्रेट्स का देखा, तो हो सकता है किसी सेल में वाटर 70%, किसी में 80%, किसी में 90%, किसी में हो सकता है 93% भी मिला। प्रोटीन्स हो सकता है किसी में 7%, किसी में 10%, किसी में 15%, किसी में 18% मिले। तो ऐसे अलग अलग सेल्स की जब अपन ने कंपोजिशन को एनालाइज किया और फिर उसको एवरेज आउट किया, तो जो एवरेज वैल्यू मिली कि भाई ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ सेल्स में ये जो सारे कंपोनेंट्स है किस किस परसेंटेज में मिलते हैं, तो यहां पर हमें वो परसेंटेज दे रखी है बच्चों, एवरेज कंपोजिशन। ध्यान रखना, एवरेज कंपोजिशन से क्या कहना चाह रहे हैं सिंपल वे में कि भाई हर सेल में आपको एग्जैक्टली इस रेंज में नहीं मिलेगी चीजें, ज्यादातर सेल्स में एग्जैक्टली इस रेंज में मिलेगी आपको, लेकिन इससे कम या ज्यादा भी हो सकती है। एवरेज आउट करने पर यह वैल्यू आ रही। ठीक, तो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस किसी भी सेल के अंदर क्या होता है बच्चों, पानी होता है। कितना होता है, 70 to 90%। फिर नेक्स्ट मोस्ट अबंडेंट, उससे कम क्या होता है, प्रोटीन्स, 10 to 15%। अब आप किस ऑर्डर में याद रखोगे बच्चों, फिर आप प्रोटीन्स के बाद याद रखना जो इससे कम होता है दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स, मैं ऐसे ही याद रखता हूं इस टेबल को, 5 to 7%। फिर इससे कम कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज 3%, फिर लिपिड्स दैट इज 2%, और लास्टली आयंस दैट इज 1%। तो यहां पर अपन ऑर्डर लिख देते हैं, किस ऑर्डर में याद रखना है अपने को, फर्स्ट वाटर, सेकंड प्रोटीन्स, थर्ड न्यूक्लिक एसिड्स, फोर्थ कार्बोहाइड्रेट्स, फिफ्थ लिपिड्स और सिक्स्थ आयंस। इस ऑर्डर में बच्चों आप इसको याद रखोगे। अब यहां पर क्या क्वेश्चन बन सकता है भाई, आपसे पूछेंगे मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन अ सेल, तो वो तो क्या हो जाएगा बच्चों, वाटर हो गया। मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस पूछे या मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पूछे तो भी वाटर ही होगा। लेकिन बाय चांस बच्चों आपसे पूछ लिया कि भी किसी सेल के अंदर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा होता है इन सब में से, तो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक, अब वाटर नहीं है क्योंकि वाटर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आएगा बच्चों, इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आएगा। तो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहां पर प्रोटीन्स। तो दिस इज व्हाट, मोस्ट अबंडेंट
ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन अ सेल। आ गई बात समझ में बच्चों? तो इसका ध्यान रखना कि भाई आपसे ऑर्गेनिक पूछा है या सिंपल मेंशन ही नहीं करा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो वाटर, और इनऑर्गेनिक मेंशन करा है तो भी वाटर, ऑर्गेनिक मेंशन कर दिया भी सेल में, इन सब में से सबसे ज्यादा कौन सा होगा ऑर्गेनिक, तो फिर प्रोटीन्स होगा बच्चों। लेकिन पूरी अर्थ की बात करें कि भाई पूरी अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा है बच्चों, तो फिर एक्चुअली वो प्रोटीन नहीं होता, वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है। और वो कौन सा है बच्चों? सेल्यूलोज। तो उसको यही लिख लो ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो मोस्ट अबंडेंट पूरी अर्थ के ऊपर बायोस्फीयर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं अपन, तो बायोस्फीयर वर्ड यूज कर लेते हैं, बायोस रेफर्स टू लाइफ, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कलेक्टिवली जो अपन बात करते हैं, तो लिविंग वर्ल्ड के अंदर मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस तो बच्चों वाटर ही रहेगा, लेकिन मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग वर्ल्ड दैट इज सेल्यूलोज। क्या है बच्चों? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। पढ़ते हो बच्चों आप, सेल वॉल बनाता है प्लांट्स की, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बच्चों। तो इन समरी इफ वी रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड अरेंज देम क्लास वाइज, वी ऑब्जर्व दैट वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो अपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, समझ लिया है और याद भी कर लिया है बच्चों, ठीक। आगे बढ़ेंगे अपन। अब यहां पर जो मैक्रोमोलिक्यूल डिस्कस करा है बच्चों एनसीईआरटी ने, वो कौन सा करा है? वो करा है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में बात करी है। प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं बच्चों? याद होना चाहिए, दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, घोड़े दौड़ने चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, यस, प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बच्चों, दे आर अमीनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात करी थी बच्चों, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी थी, ज्विटराइन के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। कौन कौन से ग्रुप्स उनके अंदर होते हैं ये हमने बात करी थी बच्चों, उनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन से ग्रुप्स के ऊपर डिपेंडेंट होती ये भी बात करी थी। 3 स्ट्रक्चर भी देखे थे बच्चों, कौन कौन से अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर देखे थे अपन ने? ग्लाइसिन का देखा था जो कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है बच्चों, इसके अलावा अपन ने एलिनिन का देखा था और सेरीन का स्ट्रक्चर भी देखा था। वहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि हमें नेचर में 300 से भी ज्यादा अमीनो एसिड्स पता है ऑलरेडी, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 अमीनो एसिड, अभी जो रिसेंट रिसर्चेज है उसमें हम 21 भी बोलते हैं बच्चों कई बार, तो अभी बता दूंगा 21 क्यों बोलते हैं। तो 20 या 21 अमीनो एसिड्स की हम बात करते हैं विच पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। मतलब पूरे लिविंग वर्ल्ड में जितने भी प्रोटीन्स मिलते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ आपको 20 अमीनो एसिड मिलेंगे बच्चों, ठीक है। सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स ही प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। आजकल एक और अपन उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, उसका नाम मैं आपको अभी बता दूंगा बच्चों, ठीक। तो प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स क्यों बोलते हैं बच्चों? ये जब अमीनो एसिड्स मिलकर एक बड़ा प्रोटीन बनाते हैं, एक प्रोटीन चेन बनाते हैं बच्चों, तो अमीनो एसिड्स आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं बच्चों। और जब ये पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ेंगे और बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़ जाएंगे एक प्रोटीन चेन के अंदर, इसका मतलब एक प्रोटीन की चेन के अंदर बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। बहुत सारे के लिए अपन यूज करते हैं बच्चों टर्म पॉली, मोर देन वन, तो प्रोटीन्स को हम क्या कह सकते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। इसीलिए यहां पर एनसीईआरटी ने क्या टर्म बोला है कि प्रोटीन्स आर एक्चुअली व्हाट? प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है बच्चों। फिर अब बच्चों आगे एनसीईआरटी क्या कहती है? दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स एज शोन इन फिगर 9.3। फिगर 9.3 क्या आएगा? मैंने बोला था ना कि यहां पर स्कैटर्ड वे में पढ़ा रखा है प्रोटीन्स। तो आगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जब अपन देखें बच्चों, तो वहां पर 4 तरह के स्ट्रक्चर अपन देखेंगे। आगे आएगा अभी टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। कौन कौन से 4 स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? जब भी कोई प्रोटीन फ्रेशली नया नया बनता है, कहां बनते हैं बच्चों प्रोटीन्स? अगेन दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, पढ़ते हो सेल बायोलॉजी के अंदर, यस, राइबोसोम्स के ऊपर। तो बच्चों जब राइबोसोम पे अमीनो एसिड्स को जोड़कर एक नया प्रोटीन बनाया जाता है, तो शुरुआत में ये प्रोटीन एक लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स के फॉर्म में होता है, जिसमें ये अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे प्रोटीन्स इसी फॉर्म में रहेंगे हमेशा, क्यों? क्योंकि ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये अनस्टेबल होता है, कुछ ही देर में ये सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटर्नरी में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है एक तरीके से पूरी तरह से सही नहीं है। यहां तो एनसीईआरटी ने क्या कह दिया कि भाई दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स तो हमेशा लीनियर चेन्स होते हैं, भाई हमेशा लीनियर चेन्स नहीं होती, इसलिए मैं इस लाइन को हाईलाइट नहीं करूंगा। और ये जो 9.3 फिगर है अभी आगे आ जाएगा बच्चों। सिंपल वे में अभी क्या इमेजिन करना है कि ये एक अमीनो एसिड, ये एक अमीनो एसिड, दोनों आपस में जुड़ गए पेप्टाइड बॉन्ड से, इसके बाद एक के बाद एक जुड़ते जाएंगे। जो लीनियर चेन बन रही है दैट इज
प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसकी यहाँ पर लीनियर चेन के फॉर्म में बात कर रहा है। बाद में इसमें कॉइलिंग हो सकती है, फोल्डिंग हो सकती है, जिससे सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनते हैं बच्चों। ठीक है, उनके बारे में भी आगे अपन डिटेल में देखेंगे। फिर ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, कितने अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन में? 20। अभी देखेंगे कौन कौन से होते हैं। अ प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से मार्क कर लो, क्वेश्चन आने के चांसेस यहां से बहुत ज्यादा है बच्चों। इस वाले स्टेटमेंट से आता है यहां से क्वेश्चन कि भाई जो प्रोटीन्स हैं ये होमोपॉलीमर नहीं है। होमोपॉलीमर का मतलब होता है कि ऐसा पॉलीमर जिसमें जितने भी मोनोमर मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे एक जैसे, एक ही टाइप के मोनोमर मॉलिक्यूल्स से कोई पॉलीमर बना हो। ठीक है, जैसे मान लो ग्लाइसिन अमीनो एसिड 100 टाइम्स रिपीट होकर यदि कोई प्रोटीन बनाएगा तो वो प्रोटीन होमोपॉलीमर कहलाएगा, लेकिन वास्तव में प्रोटीन्स होमोपॉलीमर होते ही नहीं है। ऐसा कोई प्रोटीन नहीं है जिसमें सारे के सारे अमीनो एसिड्स एक ही टाइप के हों। हर प्रोटीन में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स मिलेंगे, एक से ज्यादा टाइप के अमीनो एसिड्स मिलेंगे। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज हेटेरोपॉलीमर्स। ठीक है बच्चों, फिर क्या कह रही है एनसीईआरटी? A homopolymer has only one type of monomer repeating n number of times. ये ऑलरेडी अपन ने अभी देख लिया। This information about the amino acid content is important as later in your nutrition lessons you will learn that certain amino acids are essential for our health and they have to be supplied through our diet. Hence, dietary proteins are the source of essential amino acids. Therefore, amino acids can be essential or non-essential. The latter, यानी कि non-essential, are those which our body can make while we get essential amino acids through our diet or food. ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है, इसको अपन खुद लिख लेंगे, इसलिए यहां पर हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है बच्चों। क्या है यहां पर? ठीक है, बताता हूं आपको बच्चों। यहां पर एनसीईआरटी कह रही है कि जैसे अपन ने लिपिड्स जब पढ़े थे बच्चों, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। जो फैटी एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो सकते हैं और हमें फूड के अंदर कंज्यूम करने की जरूरत नहीं होती, दे आर कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। बताए थे कौन कौन से होते हैं? सैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पामिटिक, स्टेरिक, ओलिक एसिड। लेकिन वो फैटी एसिड्स लाइक लिनोलेक, लिनोलेनिक, एरेकिडोनिक जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती और हमें डाइट में लेने जरूरी है, डाइट में नहीं होने से जिनकी कमी हो सकती है, हमारी फंक्शनिंग डिरेंज हो सकती है, ग्रोथ डिरेंज हो सकती है, दे आर कॉल्ड एज एसेंशियल फैटी एसिड्स। ठीक है बच्चों, उसी तरह से ये जो 20 अमीनो एसिड्स हैं इनको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। इन 20 में से करीब 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती है, इनको हम कहते हैं एसेंशियल, ये डाइट में लेने जरूरी है। नहीं लेंगे तो वो सारे प्रोटीन नहीं बन पाएंगे जिनमें ये 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। और जब वो प्रोटीन नहीं बनेंगे तो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, फंक्शनिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी अपन देखेंगे प्रोटीन्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और वो 10 अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी बना सकती है इन 20 में से, दे आर कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो उनकी लिस्ट देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो इधर तो अपन बात कर लेते हैं पहले एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बच्चों। एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं बच्चों? सबसे पहला होगा थ्रियोनिन, फिर ट्रिप्टोफैन, फिर बच्चों हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, इसके बाद बच्चों मिथियोनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन और फिनाइल एलेनिन। ठीक है, तो यदि अपन इनको काउंट करेंगे बच्चों तो कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद कैसे रखोगे? बहुत सिंपल ट्रिक है बच्चों इसके लिए। ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी टी टी टेबल टेनिस, होल HALL, TT होल मिथोनिन से में, TT होल में VIP। व्हाट इज ट्रिक? TT होल में VIP, टेबल टेनिस होल में VIP, से आप याद रख सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर याद रखनी बच्चे, ये जो 2 हैं हिस्टिडीन और अर्जिनिन,
ये है तो एसेंशियल, लेकिन पूरी तरह से एसेंशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका कुछ अमाउंट हमारी बॉडी में बन जाता है, लेकिन जितना जरूरी है उतना नहीं बन पाता। तो कुछ तो यहां पर बॉडी के अंदर बन जाएगा और कुछ बाहर से लेना जरूरी है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। आ गई बच्चों बात समझ में? ये तो हो गई लिस्ट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब देख लेते हैं बच्चों लिस्ट ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। इसके लिए आपको क्या ट्रिक याद रखनी है बच्चों? ट्रिक याद रखेंगे आप, ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग टेस्टी पोटैटो समोसास, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग टेस्टी पोटैटो समोसास। अब बच्चों कौन कौन से अमीनो एसिड्स को ये वर्ड्स डिनोट करते हैं? ऑलमोस्ट से बच्चों एस्पिरिजीन, स्पिरिजीन, ठीक है। एस्पिरिजीन के बाद फिर बच्चों स्पार्टिक एसिड, एस्पार्टेट भी बोलते हैं, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट भी बोलते हैं। फिर बच्चों जी से ग्लूटामीन, सी से सिस्टाइन, ए से बच्चों एलेनिन, फिर जी से बच्चों ग्लाइसिन, टी से टायरोसिन, पी से प्रोलीन और एस से सेरीन। आ गई बच्चों बात समझ में? तो ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स को क्रेजी आफ्टर गेटिंग टेस्टी पोटैटो समोसास, ये जो 10 अमीनो एसिड्स हैं बच्चों, दीज आर नॉन एसेंशियल। इनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, डाइट में लेने की जरूरत नहीं होती। तो हमने 3 स्ट्रक्चर देखे थे बच्चों, ग्लाइसिन का, एलेनिन का और सेरीन का। आप देखोगे तीनों के तीनों इसके अंदर आ गए हैं, तीनों ही नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये 20 अमीनो एसिड्स की लिस्ट भी हो गई, 20 के 20 अमीनो एसिड के नाम भी हमें याद हो गए। ये भी पता चल गया कौन से एसेंशियल, कौन से नॉन एसेंशियल, कौन से सेमी एसेंशियल है। सेमी एसेंशियल को अपन एसेंशियल वाली लिस्ट में ही रखते हैं बच्चों यूजुअली, ठीक है। और जो 21st अमीनो एसिड है, सिर्फ उसका नाम आपको बताता हूं, बाय चांस क्वेश्चन आ जाए कि भाई अभी जो न्यूली डिस्कवर्ड अमीनो एसिड है, जिसको अभी अब अपन प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए मानते हैं 21st अमीनो एसिड, उसका नाम है बच्चों सेलेनोसिस्टाइन। एक्चुअली ये एक स्टैंडर्ड अमीनो एसिड नहीं है बच्चों। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि ये प्रोटीन फॉर्मेशन के पहले प्रेजेंट नहीं होता। रिसर्चर्स ने ये पाया है कि कई बार जब प्रोटीन बन जाते हैं तो उनमें जो सिस्टाइन होता है वो बाद में मॉडिफाई होकर सेलेनोसिस्टाइन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको भी अब कंसिडर करने लग गए। और क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन के बाद ये बन रहा है तो इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड अमीनो एसिड। मतलब ट्रांसलेशन किस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, और क्योंकि उसके बाद ये बन रहा है तो इसको हम पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड अमीनो एसिड भी कहते हैं। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन इसके बारे में काफी है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत आपको नहीं है। तो बच्चों इस तरह से अपन ने देख लिया अमीनो एसिड। अब वापस से अपन वहीं आगे हैं जहां से अपन ने अभी एनसीईआरटी को रीड आउट करना छोड़ा था। तो आगे एनसीईआरटी क्या कह रही है बच्चों? एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करने के बाद कि भाई जो प्रोटीन्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर और बाकी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे फंक्शंस कैरी आउट करते हैं। तो प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। या आप देखते हो बच्चों ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर में भी देखते हो, डिफरेंट अलग अलग चैप्टर्स जो है बच्चों बायोलॉजी में, वहां पर कई बार बात होती है, सेल बायोलॉजी में भी बात होती है कि बच्चों सेल के अक्रॉस, सेल के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें ये इस ट्रांसपोर्ट में ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो वो सारे जो कैरियर प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं?
प्रोटीन्स। फिर इसके अलावा बच्चों हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज होती है वो भी प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, यानी कि दे हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। फिर हमारे हार्मोन्स के हार्मोन्स भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स भी बच्चों प्रोटीन्स के ही बने हुए होते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी में मोस्ट हम कह सकते हैं डाइवर्स टाइप ऑफ या डाइवर्सिफाइड टाइप ऑफ जो बायोमोलिक्यूल्स हैं बच्चों वो प्रोटीन्स हैं। सबसे ज्यादा वैरायटी रखने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, यहां पर आपको एक टेबल दे रखी है, अगेन इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों, इसको डबल स्टार मार्क कर लेंगे। इस पे क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेडली कई बार पूछे गए हैं। कई बार आपको इस तरफ प्रोटीन का नाम दे देते हैं और उसका फंक्शन जो है बच्चों इधर जंबल कर दिया जाता है, फिर आपको मैच करना होता है। मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या सिंपल आपसे पूछा जा सकता है कि भी कोलेजन का फंक्शन क्या है। तो आपको ये जो इधर प्रोटीन दे रखे हैं इनके फंक्शंस पता होने चाहिए। जैसे कोलेजन की यदि अपन बात करें बच्चों, तो कोलेजन हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें जो मैट्रिक्स होती है बच्चों, ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट ये एनिमल किंगडम का मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है बच्चों। ठीक है, फिर ट्रिप्सिन, या आप पढ़ते बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम कोशिका में हमने आपको पढ़ाया, उसमें एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है बच्चों। फिर इंसुलिन की हम बात करें तो इंपॉर्टेंट हार्मोन है, पेनक्रियास से रिलीज होता है। एंटीबॉडी की मैंने बात करी ली बच्चों, इट हेल्प्स इन फाइटिंग इन्फेक्शियस एजेंट्स। रिसेप्टर की यदि बात करें बच्चों तो सेंसरी रिसेप्शन के लिए स्मेल, टेस्ट, हार्मोन्स, इन सबके रिसेप्शन के लिए बच्चों जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, हार्मोन्स भी अपना काम रिसेप्टर्स के थ्रू करते हैं। हम जो डिफरेंट सेंसेशंस परसीव करते हैं बच्चों, जैसे स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, ये भी रिसेप्टर्स की मदद से करते हैं और ये सारे रिसेप्टर्स भी प्रोटीन के बने होते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बच्चों ग्लूट4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ठीक है, इनका काम क्या होता है बच्चों, दे इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ब्लड में जो ग्लूकोज होता है जो हमारे खाने से डिराइव होता है उसको सेल्स के अंदर पहुंचाने का काम ये ग्लूट4 करता है जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है बच्चों। जब तक ग्लूकोज हमारी सेल्स के अंदर नहीं जाएगा उससे एनर्जी कैसे डिराइव होगी, तो उसको अंदर ले जाने का काम ये ग्लूट4 करता है। आगे बात समझ में, तो ये भी एक प्रोटीन है। तो बच्चों ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, अच्छे से याद कर लेना इनके फंक्शंस को। फिर अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि जो कोलेजन है दैट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, ध्यान रखना बच्चों, प्रोटीन बोल रहा हूं मैं, ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, सेल्यूलोज, लेकिन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, वो भी एनिमल किंगडम में बच्चों, कोलेजन। और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द लिविंग वर्ल्ड पूछा जाए, मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन द लिविंग वर्ल्ड वाटर, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द लिविंग वर्ल्ड कौन सा हो जाएगा, सेल्यूलोज। लेकिन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द लिविंग वर्ल्ड पूछा जाएगा तो फिर कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो फिर हो जाएगा राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, दैट इज रुबिस्को एंजाइम। इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 3 अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं और ये तीनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइनें हैं बच्चों, ये बता दिए मैंने आपको। मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द लिविंग वर्ल्ड वाटर, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस सेल्यूलोज, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन रुबिस्को, ये जो रुबिस्को है बच्चों ये पूरी बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, प्लांट किंगडम में भी यही है। ठीक है, और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड क्या हो जाएगा, कोलेजन। ये क्वेश्चंस बनते हैं यूजुअली मोस्ट अबंडेंट पे, जो आपको पता होना चाहिए। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग बॉडी कौन सा है बच्चों, ऑक्सीजन। मिनरल एलिमेंट पूछा जाए, ऑक्सीजन क्योंकि मिनरल एलिमेंट नहीं है, मिनरल एलिमेंट बाय चांस पूछ लिया जाए कि मोस्ट अबंडेंट मिनरल एलिमेंट कौन सा है, जैसे ह्यूमन बॉडी में पूछ लिया जाए, वो है कैल्शियम। इसके अलावा मोस्ट अबंडेंट में यूजुअली बायोमोलिक्यूल चैप्टर में क्वेश्चन नहीं बनता बच्चों। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं बच्चों, आप पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स आर व्हाट, पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स आर व्हाट, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है बच्चों, तो मोनोसेक्राइड्स मोनोमर्स होते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के। बहुत सारे मोनोमर्स मोनोसेक्राइड्स जब मिल जाते हैं तो पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। लेकिन जैसा हमने प्रोटीन में देखा था कि प्रोटीन तो हमेशा हेटेरोपॉलीमर होते हैं, हर प्रोटीन में एक से ज्यादा टाइप के अमीनो एसिड्स ही आपको मिलेंगे। लेकिन पॉलीसेक्राइड्स के केस में ऐसा नहीं है बच्चों, पॉलीसेक्राइड्स में दोनों तरह के पॉलीसेक्राइड्स हमें मिल सकते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। ऐसे पॉलीसेक्राइड्स जिनमें एक ही टाइप का मोनोसेक्राइड होता है वो तो कहलाते हैं होमोपॉलीसेक्राइड्स, तो जिनमें एक से ज्यादा टाइप के होते हैं बच्चों कहलाते हैं हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, अब बच्चों क्योंकि हमें पॉलीसेक्राइड्स यहां पर पढ़ना है, अगेन एनसीईआरटी ने थोड़ा सा गड़बड़ कर रखी है इस चैप्टर में। अब भाई पॉलीसेक्राइड्स बता रहे हो तो पहले थोड़ा सा मोनोसेक्राइड्स के बारे में तो बताते, नहीं बता रखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं बच्चों। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज अपन यहां पर ले लेते हैं बच्चों, ताकि आगे अपने को पॉलीसेक्राइड्स को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं
सबसे पहले बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं अपन। जनरल फॉर्मूला क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, उससे अंदाजा लग जाएगा कि भी कौन कौन से एलिमेंट्स इनके अंदर होते हैं। तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O इसका मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं। X रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, Y रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर मैंने इस तरह से क्यों लिखा है ये जनरल फॉर्मूला, इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 2:1 के रेशियो में होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनके केस में, जो मोनोसेक्राइड्स यानी कि सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स आर व्हाट, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों, लिख लो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। यहां पर X = Y, जिसको हम डिनोट कर देते हैं बच्चों N से। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड्स के केस में जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि X और Y बराबर हो जाते हैं, जिसको हम N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो CnH2O या फिर CnH2nOn हो जाएगा बच्चों वहां पर भी। लेकिन जो H और O के नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो वो हमेशा 2:1 ही रहेगा। ये हमें पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बच्चों, दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, मेन फ्यूल इन आवर एनर्जी, जिनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है बच्चों। ठीक है, अब इनको अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, कौन कौन सी 3 कैटेगरी होती है? 3 कैटेगरी होती है, 3 टाइप्स में अपन डिवाइड करते हैं। ए है मोनोसेक्राइड्स, बी है बच्चों ओलिगोसेक्राइड्स, और सी है बच्चों पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स सिंपलेस्ट, सिंगल जो मोनोसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ओलिगोसेक्राइड्स में बच्चों 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स जुड़े हुए होते हैं, और मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो फिर ये कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं बच्चों पॉलीसेक्राइड्स। ठीक, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बच्चों 2 मोनोसेक्राइड्स के बीच में, वो कौन सा बॉन्ड बनता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। और जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं बच्चों, इन मोनोसेक्राइड्स की खासियत क्या होती है कि मोनोसेक्राइड्स में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो 3 to 7 की रेंज में होता है। दूसरी खासियत अपने को याद रखनी बच्चों, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनमें 2 मेन फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं, आइदर अल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप। तो 2 टाइप के हो गए मोनोसेक्राइड्स ऑन द बेसिस ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप बच्चों, अल्डोज जिनके अंदर अल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है, एंड कीटोज जिनके अंदर मेन जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज व्हाट, कीटोन ग्रुप बच्चों। दोनों का एक एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं बच्चों। ये किसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं बच्चों? ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं ग्लूकोज का। देखो बच्चों, यहां पर कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं यहां पर। ठीक है, और यहां पर आप देखोगे बच्चों जो फर्स्ट कार्बन है यहां पर कौन सा ग्रुप है बच्चों? दिस इज अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप टर्मिनल ग्रुप ही होता है बच्चों हमेशा। और यहां पर ध्यान रखना बच्चों, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है इसमें जो 3rd कार्बन होता है, इसमें जो H और OH का ओरिएंटेशन है बाकी कार्बन से उल्टा है बच्चों। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। तो दिस इज व्हाट बच्चों, ग्लूकोज। ठीक है, ये एक मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 to 7 ही होते हैं, ये 6 कार्बन वाला है बच्चों। ठीक है, इसी तरह से इसका एक और काउंटर पार्ट होता है, वो काउंटर पार्ट क्या है बच्चों? दैट इज फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, वो भी अपन देख लेते हैं, बना लेते हैं यहां पर। दिस इज बच्चों फ्रक्टोज। यहां पर भी देखो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। यहां पर भी बच्चों आपको क्या याद रखना है कि जो 3rd कार्बन है उस पर जो ओरिएंटेशन ऑफ H और OH है बाकी से अलग होता है। लेकिन यहां पर अब मेन फंक्शनल ग्रुप में अंतर आ गया बच्चों। यहां पर जो मेन फंक्शनल ग्रुप है दैट इज व्हाट, 2nd कार्बन के ऊपर कीटोन ग्रुप है बच्चों। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रक्टोज। तो बच्चों फ्रक्टोज किसका एग्जाम्पल है? कीटोज का, कीटोन कंटेनिंग मोनोसेक्राइड। और ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है बच्चों? अल्डोज का। आ गई बच्चों बात समझ में? अब ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं बच्चों,
ये किसके एग्जाम्पल? मोनोसेक्राइड्स के। मोनोसेक्राइड्स में 6 कार्बन के मोनोसेक्राइड्स के, क्योंकि इनमें 6 कार्बन है, इनको हम कहते हैं हेक्सोजेस। तो मोनोसेक्राइड्स को बच्चों अपन किन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स? 3 है तो ट्रायोजेस लिख लो, मैं लिखूंगा नहीं यहां पर, एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा है, लेकिन आपको फिर भी बता रहा हूं बच्चों डिटेल में। फिर 4 कार्बन है तो टेट्रोजेस, 5 है तो पेंटोजेस, 6 है तो हेक्सोजेस और 7 है तो हेप्टोजेस कहलाते हैं बच्चों। इस तरह से मोनोसेक्राइड्स को अपन क्लासिफाई करते हैं। ट्रायोजेस में जो मेन एग्जांपल होते हैं, एक एक एग्जांपल बता रहा हूं बच्चों। ग्लिसरॉल्डिहाइड, अल्डिहाइड कंटेनिंग हो गया, अल्डोज हो गया बच्चों, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कीटोन कंटेनिंग ट्रायोज हो गया। इसी तरह से टेट्रोज में बच्चों एरिथ्रोज, एरिथ्रुलोज। फिर पेंटोजेस में राइबोज अपन ने पढ़ा था बच्चों लास्ट लेक्चर में, वो आ जाएगा, राइब्यूलोज आ जाएगा। राइबोज अल्डोज है, राइब्यूलोज कीटोज है। यूलोज जहां भी आ जाता है वो कीटोज होता है बच्चों, ठीक है। हेक्सोजेस में 2 एग्जांपल बता दिए बच्चों, ग्लूकोज बता दिया, फ्रक्टोज बता दिया, और हेप्टोजेस में एक एग्जांपल याद रखो बच्चों, सीडोहेप्ट्यूलोज। आगे बच्चों बात समझ में, ठीक है। स्ट्रक्चर बच्चों यदि आपको बनाना हो मोनोसेक्राइड का तो सिंपल वे में आप क्या कर सकते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस मोनोसेक्राइड का आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, यूजुअली आपसे ग्लूकोज पूछा जाता है तो उसका मैं समझा देता हूं बच्चों, आपको कैसे याद रखोगे आप स्ट्रक्चर बनाना। 6 कार्बन बना देना, पहले कार्बन की चेन बना दो 6 कार्बन की। फिर बच्चों फर्स्ट कार्बन पे आपको पता है कि इसका मेन फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है, वो लगा दो। बाकी के कार्बन पे एक एक OH लगा देना, बस इतना याद रखना कि थर्ड कार्बन पे जो OH है उसका ओरिएंटेशन उल्टा होगा। फिर जितनी वैलेंसी बच रही है उन सारी वैलेंसीज को हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देना। इस तरह से आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना सकते हो। राइबोज का बनाना है जो कि पेंटोज है, तो 5 कार्बन की चेन, अल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट कार्बन पे अल्डिहाइड लगा देना, बाकी सारे कार्बन पे OH लगा देना, और जो वैलेंसी रिमेनिंग रह जाए उसको H से कंप्लीट कर देना, राइबोज बन जाएगा। राइबुलोज बनाना है तो जैसे राइबोज बनाया वैसे राइबुलोज बनेगा, 5 कार्बन की चेन, लेकिन पहले मेन फंक्शनल ग्रुप लगाना है, 5 कार्बन की चेन बनाते हैं। अब कीटोन है तो सेकंड कार्बन पे पहले कीटोन लगा देना, बाकी सारे कार्बन पे OH लगा देना, और जो वैलेंसी बच जाए उसको H से कंप्लीट कर देना। इरिथ्रोज बनाना है, 4 कार्बन का होता है, टेट्रोजेस होता है। इरिथ्रोज अल्डोज है तो मेन फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होगा, सबसे पहले 4 कार्बन की चेन, फर्स्ट कार्बन पे अल्डिहाइड ग्रुप, बाकी 3 कार्बन पे OH लगा दो, बची हुई वैलेंसी H से कंप्लीट कर दो। इरिथ्रुलोज बनाना है जो कि अगेन टेट्रोज है लेकिन कीटोज है, तो अगेन 4 कार्बन की चेन, सेकंड कार्बन पे कीटोन लगा दो, बाकी 3 कार्बन पे एक OH लगा दो, और बाकी वैलेंसी किससे कंप्लीट करोगे? H से कंप्लीट कर दोगे बच्चों। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन सकता है मोनोसेक्राइड्स का। जो जो कॉमन मोनोसेक्राइड्स हैं उन सबका आप इजीली बना सकते हो बच्चों इस तरीके से, ठीक है। सारे मोनोसेक्राइड्स पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन जो जो आपके सिलेबस में आते हैं, जो जो मैंने अभी नाम लिए, ये सारे स्ट्रक्चर इस कंसेप्ट से बन सकते हैं। याद क्या रखना है, पेंटोजेस तक OH और H का ओरिएंटेशन एक ही साइड में रहता है, सारे OH आपको इस तरफ बनाने, H इस तरफ बनाने। लेकिन जब हेक्सोजेस पे आ जाओगे तो इतना सा याद रख लेना कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर जो थर्ड कार्बन का OH होता है उसका ओरिएंटेशन उल्टा हो जाएगा। दैट्स इट, इतना बहुत है बच्चों, ठीक है। अब यहीं पर मैं आपको एक और चीज बता देता हूं बच्चों कि रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है। यहां पर मान लो आपको रिंग स्ट्रक्चर बनाना है ग्लूकोज का बच्चों, तो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर अपन कैसे बनाएंगे वो भी हाथों हाथ देख लेते हैं, यहां पर समझ लेते हैं बच्चों। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहां पर चेंज कर रहा हूं, इस अल्डिहाइड को मैं प्रॉपर अल्डिहाइड के फॉर्म में ही लिख देता हूं, ठीक है। जैसे अल्डिहाइड अपन ग्रुप बनाते हैं बच्चों उस तरह से बना देता हूं मैं इसको। तो अल्डिहाइड को अपन किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, यहां पर CH डबल बॉन्ड O, ये अल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब यदि मुझे इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि बच्चों ये जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं जब सॉल्यूशन में होते हैं तो यूजुअली साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, जब भी इसमें रिंग स्ट्रक्चर अपने को बनाना होगा, ये ध्यान रखना बच्चों, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है रिंग स्ट्रक्चर के अंदर, रिंग बनाते वक्त, वो कौन कौन से कार्बन के बीच में होती है? एक तो फर्स्ट कार्बन या फिर उस कार्बन के बीच में जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो आप तो याद रखो जिसपे मेन फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन के बीच में, और सेकंड लास्ट, यहां पर सेकंड लास्ट 5th कार्बन हो जाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। फ्रक्टोज की रिंग बनानी होगी तो मेन फंक्शनल ग्रुप किस पे? सेकंड कार्बन, और सेकंड लास्ट कौन सा बच्चों? 5th, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और रिंग बन जाएगी। कैसे होगी बच्चों? ये बॉन्ड यहां से आप तोड़ दो, सिर्फ अगेन मैं रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, एक तरह से एक ट्रिक बता रहा हूं आपको कि आप कैसे रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो यदि आपको याद नहीं हो तो, और रटना बहुत मुश्किल है बच्चों, इसीलिए समझ लो इस ट्रिक को। ये बॉन्ड यहां से हटा दो, ठीक है। अब ऑक्सीजन की एक वैलेंसी यहां पर फ्री हो चुकी है और कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो चुकी है, ठीक है। और यहां से ये OH हटा दो, तो यहां पर भी इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो ये जो ऑक्सीजन है बच्चों ये तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और यहां से अब इसकी 4 वैलेंसी पूरी हो गई और ऑक्सीजन की भी 2 वैलेंसी पूरी हो गई। अब अभी भी इस कार्बन की एक वैलेंसी बच रही, तो ये जो OH है ना भाई,
ये कहां चला जाएगा, ये यहां आकर जुड़ जाएगा। अब अल्टीमेटली जो रिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो मैं यहां पर बना रहा हूं बच्चों, उसको देख लेना एक बार, ठीक है। देखो मैंने पहले ऑक्सीजन बना दी, ये ऑक्सीजन बना दी। अब ये यहां से बना रहा हूं बच्चों में, ये फर्स्ट कार्बन बना रहा हूं मैं। अब इस फर्स्ट कार्बन पे एक तो क्या है बच्चों, H है, और ये वाला OH भी यहां आकर जुड़ गया, तो ये एक OH है इसके साथ, ठीक है। इसके बाद फिर अपन आगे चलें, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन की बात करते हैं अब। सेकंड कार्बन ये वाला है, ठीक है, इस पर भी एक OH एक H। थर्ड कार्बन की बात करते हैं बच्चों। अब इस थर्ड कार्बन पे जो H और OH का ओरिएंटेशन है वो बाकी कार्बन से उल्टा है, तो बच्चों फर्स्ट कार्बन पे और सेकंड कार्बन पे जो OH इधर था उसको अपन ने नीचे रिप्रेजेंट किया। थर्ड कार्बन पे अब OH क्योंकि इधर है तो इस पे अपन OH को इधर रिप्रेजेंट करेंगे, प्लेन से ऊपर, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर फोर्थ कार्बन, ये फोर्थ कार्बन है बच्चों, अगेन OH नीचे आ जाएगा इस पे क्योंकि राइट साइड में है, ठीक है। फिर बच्चों फिफ्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन पे आप देखो बच्चों, अब फिफ्थ कार्बन एक तरफ तो डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जुड़ गया ये फिफ्थ कार्बन, कोई दिक्कत नहीं है। एक इसके पास क्या है बच्चों, H है, ये अपन ने बना दिया। और इसके साथ जो दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है वो क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, CH2OH, यानी कि सिक्स्थ कार्बन। इस तरीके से आप रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बना सकते हो बच्चों। और यहां पर क्योंकि 6 मेंबर्स की रिंग है बच्चों, एक तो ऑक्सीजन और 5 कार्बन है रिंग के अंदर, 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स इज कॉल्ड एज पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर। 6 मेंबर्स हैं यहां पर। और बच्चों यदि अपन फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखोगे कि जो बॉन्ड बनेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते वक्त वो सेकंड और फिफ्थ कार्बन के बीच में बनेगा। इसका मतलब रिंग के अंदर ये तो 4 कार्बन आ जाएंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और एक ऑक्सीजन आ जाएगा, यानी कि टोटल 5 मेंबर्स होंगे रिंग में, और 2 कार्बन रिंग के बाहर होंगे बच्चों। तो जब फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर बनता है, इसका जब रिंग स्ट्रक्चर बनेगा ना बच्चों, वो रिंग स्ट्रक्चर कहलाता है फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर। फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा ये, जिसके अंदर 5 मेंबर्स होते हैं बच्चों। कितने मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। आ गई बात समझ में? कुछ भी नहीं बता रखा यहाँ पर एनसीईआरटी ने, और मैंने कहा था यही गड़बड़ कर रखी है। जब तक भाई बेसिक्स पता नहीं होंगे हम कैसे आगे की चीजें पढ़ेंगे। अब आपको पता चल गया ना भाई मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं। एक और चीज यहां पर देख लो बच्चों, 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ेंगे कैसे, किस तरह से उनमें बॉन्ड बनेगा, वो भी अपन फटाफट यहां पर देख लेते हैं। मैं रिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं बच्चों ग्लूकोज का। ये ऑक्सीजन, फर्स्ट कार्बन के ऊपर क्या होता है बच्चों, एक H होता है और एक OH होता है। सेकंड कार्बन के ऊपर बच्चों, सेकंड कार्बन के ऊपर भी एक H और एक OH। थर्ड कार्बन पे ओरिएंटेशन उल्टा हो जाएगा बच्चों। फोर्थ कार्बन के ऊपर बच्चों क्या हो जाएगा, अगेन OH नीचे, H ऊपर। फिफ्थ कार्बन पे H और CH2OH। ये मैंने यहां पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दिया बच्चों, ठीक है। अब मान लो इसके साथ में एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल जोड़ रहा हूं, उसको भी बना लेते हैं अपन फटाफट जल्दी से। ये H OH H OH, तीसरे कार्बन पे उल्टा ओरिएंटेशन, फोर्थ पे अगेन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, ठीक है। अब बच्चों जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहां पर क्या होगा, कहां के कौन कौन से कार्बन के बीच में रिएक्शन होगा। यूजुअली बच्चों एक तो उस कार्बन का इसमें पार्टिसिपेशन होता है जिसमें मेन फंक्शन ग्रुप है। मेन फंक्शन ग्रुप यूजुअली फर्स्ट कार्बन पे होता है, अल्डोज के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप, और ये रिएक्ट करेगा इसके फोर्थ कार्बन के साथ बच्चों। और यहां पर क्या होगा, फर्स्ट कार्बन का जो OH है वो फोर्थ कार्बन के OH के साथ रिएक्ट करेगा, H2O इसमें से निकल जाएगा बच्चों, और जो रिजल्टेंट बॉन्ड बनेगा, क्या रिजल्टेंट बॉन्ड बनेगा बच्चों, यहां पर इस तरह से रिजल्टेंट बॉन्ड बन जाएगा। यहां पर बना लेते हैं अपन, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना के बस मैं बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों। यहां पर इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां पर ये जो बॉन्ड बन रहा है बच्चों, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या कहलाएगा बच्चों, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, मोनोसेक्राइड्स हैं, ये आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं बच्चों, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। और आप देखेंगे यहां पर क्या एलिमिनेट हो रहा है बच्चों, वाटर एलिमिनेट हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, क्योंकि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वाटर एलिमिनेट होता है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है या वाटर का लॉस हो रहा है। तो इस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस और कंडेंसेशन सिंथेसिस। आगे आएगा इसी चैप्टर में, बहुत चीजें गड़बड़ कर रखी है एनसीईआरटी ने यहाँ पर कि चलो खैर कोई बात नहीं।
तो यहां पर बच्चों समझा दिया आपको मैंने सारा मोनोसेक्राइड्स के बारे में। अब अपन पॉलीसेक्राइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या कह रही है एनसीईआरटी यहां पर बच्चों? द एसिड इनसोल्यूबल पैलेट आल्सो इज पॉलीसेक्राइड्स, ये भी इनसोल्यूबल पूल में ही मिलते हैं बच्चों अपने को। इज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, पॉलीसेक्राइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स। ठीक है, शुगर्स अपन किसके लिए वर्ड यूज करते हैं बच्चों? मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। इनमें से मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एक तो मीठे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट, और पानी में सोल्यूबल होते हैं। इन दोनों को हम कंबाइनली शुगर्स भी कहते हैं बच्चों। और जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं और नॉन स्वीट इन टेस्ट होते हैं बच्चों। वहां पर सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है पॉलीसेक्राइड्स में, जो कि वाटर सोल्यूबल होता है, वो होता है बच्चों इन्यूलिन। ये याद रख लो बच्चों, इंसुलिन नहीं बोल रहा हूं, इन्यूलिन बोल रहा हूं, INULIN। इंसुलिन तो क्या है बच्चों? एक तरह का पॉलीपेप्टाइड है, एक तरह का हार्मोन है, प्रोटीन है वो बच्चों। ठीक है, फिर आगे क्या कह रही है एनसीईआरटी? They are threads, literally a cotton thread containing different monosaccharides as building blocks। तो monosaccharides इनके building blocks होते हैं, ये अपने को पता है, समझा दिया मैंने, मोनोमर्स होते हैं इनके। फॉर एग्जाम्पल, अब पॉलीसेक्राइड्स के कुछ एग्जाम्पल दे रखे बच्चों। तो सेल्यूलोज एक पॉलीसेक्राइड है, स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है बच्चों, और एनिमल्स के अंदर भी एक पॉलीसेक्राइड मिलता है, ग्लाइकोजन। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं पॉलीसेक्राइड्स। लेक्चर देखोगे आप ऐप पे तो वहां पर आपको डिटेल मिलेगी, उनके फंक्शंस, उनके स्ट्रक्चर। ओलिगोसेक्राइड्स डिटेल में मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, माल्टोज के बारे में आता है, इसके अलावा लैक्टोज के बारे में आता है, सुक्रोज के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। बट अगेन, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी ने बहुत ही ज्यादा ब्रीफली इस चैप्टर को यहाँ पर दिया है, मैं हमेशा बोलता हूँ नए नवेली दुल्हन की तरह है यहाँ पर एनसीईआरटी। ज्यादातर चैप्टर्स में एनसीईआरटी क्या करती है, बहुत कम इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेती है डिटेल में जाके। और बार बार मैं इसीलिए कहता हूं कि बच्चों यदि आपको बायोलॉजी में 340 या 300 प्लस मार्क्स का टारगेट स्कोर लाना है तो उसके लिए आपको चीजें डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, पर्टिकुलरली कुछ चैप्टर्स में तो जहां पर एनसीईआरटी ने नहीं पढ़ा रखी है। और इन चीजों को पढ़ने के लिए बच्चों समय बहुत सारा चाहिए। यदि बायोमोलिक्यूल्स अपन तरीके से पढ़ें कंसेप्चुअली और प्रॉपर डिटेल में, जिससे कि भी सारे क्वेश्चंस इजीली निकल जाएं, तो उसके लिए हमें कम से कम बच्चों 9 से 10 घंटे चाहिए ही चाहिए, मिनिमम बता रहा हूँ। और इतना टाइम क्योंकि अपन इस सीरीज के अंदर अभी नहीं दे सकते हैं, तो मेरी मजबूरी है कि मैं आपको वो सारी चीजें यहाँ पर अभी नहीं बता सकता। तो लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको लेक्चर मिल जाएगा ईसरल ऐप के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर तो अपन इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। तीनों ही जो है वो ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं बच्चों, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। क्या अंतर होता है बच्चों? सेल्यूलोज में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो होता है बच्चों बीटा टाइप का ग्लूकोज। अब बीटा और अल्फा ग्लूकोज क्या होते हैं, फटाफट मैं आपको बता देता हूं बच्चों। अभी अपन ने जो स्ट्रक्चर्स देखे थे बच्चों, ठीक है, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर देखा था, ये ग्लूकोज। इसमें सिर्फ फर्स्ट कार्बन को आप देख लो एक बार फटाफट से। फर्स्ट कार्बन पे यदि OH बच्चों नीचे की तरफ है तो ये कहलाएगा अल्फा ग्लूकोज, और यही OH यदि ऊपर की तरफ होता है बच्चों, यहां पर होता मान लो ये OH, ठीक है, और H नीचे होता तो फिर ये कहलाता है बच्चों बीटा ग्लूकोज। ये चीज याद रख लेना बस, ठीक है। और इसी का अंतर होता है बच्चों कि जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज होता है बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है, बहुत सारे बीटा ग्लूकोज मिलकर सेल्यूलोज बनाते हैं। और स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है बच्चों, ये दोनों जो हैं दीज आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज। बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, स्टार्च और ग्लाइकोजन को बनाते हैं। ये इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स में अंतर है, दोनों में ही सिर्फ ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज की थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स मिलकर सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन बनाती है, क्योंकि एक ही टाइप का मोनोमर है इनके अंदर। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ होमोपॉलीमर्स बच्चों, ठीक है। सेल्यूलोज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों इस बायोस्फीयर का। तो फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड दैट इज ग्लूकोज। मान लिख दिया अपन ने। स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस। वेरिएंट क्यों? क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकोज नहीं होता, अल्फा होता है बच्चों। इट इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। तो देखो मोनोमर बदलते ही थोड़ा सा अंतर होते ही फंक्शन अलग हो गया। सेल्यूलोज तो मेनली सेल वॉल बनाता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। स्टार्च प्लांट्स का फूड रिजर्व होता है, प्लांट्स अपने फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। फंक्शन ही चेंज हो गया, हल्का सा चेंज होते हैं, ठीक है। फिर एनिमल्स में ग्लाइकोजन होता है बच्चों, उसमें भी अल्फा ग्लूकोज होता है। जिस तरह से प्लांट स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर रखते हैं, एनिमल्स अपने लिवर के अंदर, मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स का रिजर्व रखते हैं। जब भी ग्लूकोज की कमी होती है तो ये ग्लाइकोजन टूटकर हमारी सेल्स को ग्लूकोज प्रोवाइड करता है ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके बच्चों, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों इन्यूलिन की अभी बात करी थी कि इन्यूलिन इज व्हाट, इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ये एक एक्सेप्शन है पॉलीसेकेराइड्स में। पॉलीसेकेराइड्स एज सच
वाटर इंसोल्यूबल होते हैं बच्चों, लेकिन इन्यूलिन में आप लिख लो कि ये जो इन्यूलिन है, दिस इन्यूलिन इज वाटर सोल्यूबल। ठीक है बच्चों। फिर इन अ पॉलीसैकेराइड चेन से ग्लाइकोजन द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड द नॉन रिड्यूसिंग एंड। इट हैज ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ अ कार्टून। यहां पर बता रखा है बच्चों, स्टार्च फॉर्म्स helical secondary structures. In fact, starch can hold iodine molecules in the helical portion. The starch iodine is blue in color. Cellulose does not contain complex helices and hence cannot hold iodine. तो पहले अपन किसकी बात करेंगे बच्चों, पहले ये लास्ट लाइंस की बात कर लेते हैं कि जो स्टार्च इट फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो स्टार्च होता है बच्चों वो इस फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये जो हेलिकल चेन होती है ये क्या करती है, अपने अंदर किसको ट्रैप कर सकती है बच्चों, आयोडीन को ट्रैप कर सकती है। और जब ये आयोडीन के साथ बाइंड हो जाती है तो ब्लू कलर देती है, जिसको हम कहते हैं आयोडीन टेस्ट। तो आयोडीन टेस्ट के अंदर स्टार्च गिव्स व्हाट, ब्लू कलर। लेकिन सेल्यूलोज इस आयोडीन को ट्रैप नहीं कर पाता है बच्चों, ठीक है। इस कारण से वो आयोडीन टेस्ट में कोई कलर नहीं देता है। तो सेल्यूलोज डज नॉट गिव एनी कलर इन द आयोडीन टेस्ट। क्या कह रही है एनसीईआरटी, स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं बच्चों। ये जो है स्टार्च, इट कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ दिस हेलिकल पोर्शन और स्ट्रक्चर। और जब ये आयोडीन के साथ कंबाइन होता है तो ब्लू कलर देता है बच्चों, ये आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सेल्यूलोज क्योंकि हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं रखता, सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं रखता, इस कारण से ये आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता है बच्चों, ठीक है। तो सेल्यूलोज, तो बच्चों सेल्यूलोज के केस में क्या होगा बच्चों, जो आयोडीन टेस्ट होगा, जब आयोडीन के साथ अपन इसको कंबाइन करेंगे तो कलरलेस होगा। और यही क्वेश्चन आपसे ग्लाइकोजन के लिए पूछा जा सकता है बच्चों, तो वो भी यहां पर लिख लो। ग्लाइकोजन आयोडीन के साथ रेड कलर देता है, तो सेल्यूलोज कलरलेस, स्टार्च ब्लू कलर देगा और ग्लाइकोजन रेड कलर देगा। आयोडीन टेस्ट से हम तीनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और एक और लाइन जो बच रही है अब यहाँ पर एनसीईआरटी की, वो भी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर इन अ पॉलीसैकेराइड चेन, इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इन अ पॉलीसैकेराइड चेन से ग्लाइकोजन की बात करें, द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड द नॉन रिड्यूसिंग एंड बच्चों। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मार्क कर लो, डबल स्टार मार्क कर लो बच्चों, और इसको समझ लो क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, इसको उसके बिना काम नहीं चलेगा बच्चों। मान लो यहां पर अपन ने बहुत सारे ग्लूकोज जोड़ दिए बच्चों, ठीक है, ग्लूकोज जोड़ दिया तो ये मान लो ग्लाइकोजन बन गया यहां पर। अब यदि 1000 ग्लूकोज भी जुड़े हुए होंगे बच्चों, तो आप तो ये मान लो कि भाई ये चेन का पहला ग्लूकोज, और जब चेन खत्म हो रही तो मान लो ये 1000वां ग्लूकोज हो गया बच्चों, ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों आप यहां पर देखो, ये जो चेन का पहला ग्लूकोज है इसमें फिर क्या होगा, जो फर्स्ट कार्बन होगा यहां पर, ये किसी और इधर अब और कोई मोनोसैकेराइड है ही नहीं, तो उसके साथ बॉन्ड नहीं बना रखा होगा एल्डिहाइड यहां पर, तो उसके साथ बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। तो यहां पर जो पहला ग्लूकोज होगा उसका जो फर्स्ट कार्बन होगा ये फ्री रहेगा, और पहले कार्बन पे अपन क्या मानते हैं कि भाई पहला कार्बन जो है यहां पर ग्लूकोज में वो एल्डिहाइड वाला होता है, यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप। और जब तक मेन फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बोहाइड्रेट का फ्री है, ध्यान से सुनना, जब तक मेन फंक्शनल ग्रुप किसी और मोनोसैकेराइड के कार्बन के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं बना रहा है, फ्री है, तब तक वो क्या डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इसका मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, सामने वाले को रिड्यूस कर सकता है। तो ये एंड क्या कहलाएगा, इस पॉलीसैकेराइड का, ग्लाइकोजन का रिड्यूसिंग एंड। अब लास्ट वाले ग्लूकोज पे आ जाते हैं, चेन के 1000th मान लेते हैं अपन ने, इसको 1000वां ग्लूकोज माना है। यहां पर बच्चों देखो जो फर्स्ट कार्बन है वो तो इधर वाले ग्लूकोज के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसका एल्डिहाइड एंगेज्ड है। और फ्री कौन सा है बच्चों, यहां पर 4th वाला फ्री है, 5th वाला भी फ्री है, 6th वाला फ्री है, 3rd वाला फ्री है, 2nd वाला फ्री है। लेकिन ये जो कार्बन जो फ्री हैं बच्चों, इनके पास एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। जो लास्ट ग्लूकोज इसका मतलब चेन का, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, यानी कि सामने वाले एजेंट को रिड्यूस या किसी केमिकल को रिड्यूस नहीं कर सकता। मान लो इस एंड के पास में हम क्यूप्रिक आयंस को लाएंगे तो वो क्यूप्रस में रिड्यूस हो सकता है, लेकिन ये एंड उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ये एंड क्या कहलाएगा बच्चों, नॉन रिड्यूसिंग एंड। यही कंसेप्ट ओवरऑल सारे कार्बोहाइड्रेट्स पे अप्लाई होगा। जब अपन मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं तो मोनोसैकेराइड्स तो क्या है, इंडिविजुअल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, वो तो किसी और मोनोसैकेराइड के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना ही नहीं रहे। इसका मतलब क्या है, हर मोनोसैकेराइड का एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए। तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं दे आर रिड्यूसिंग एजेंट।
फिर ओलिगोसैकेराइड्स में अपन एक पढ़ते हैं सुक्रोज, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है बच्चों। उसका याद रख लो कि वो नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। क्यों है वो नॉन रिड्यूसिंग बच्चों? क्यों? क्योंकि उसमें ग्लूकोज का तो अल्डिहाइड ग्रुप और फ्रक्टोज का कीटोन ग्रुप आपस में मिलकर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं। दोनों के मेन फंक्शन ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते बच्चों, ये याद रख लेना। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, क्योंकि उसमें 2 मोनोसैकेराइड है बच्चों। और पॉलीसैकेराइड्स में एंड वाइज यदि अपन बात करें बच्चों, यहां पर एनसीईआरटी ने साफ साफ लिख दिया है, क्या लिख दिया है? राइट एंड, इधर वाला जो एंड है बच्चों राइट एंड रिड्यूसिंग एंड होता है, और जो लेफ्ट एंड होता है बच्चों वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। क्यों होता है मैंने बता दिया, लेकिन बाय चांस क्वेश्चन आ जाए, एंड मेंशन नहीं कर रखा है क्वेश्चन में, आपसे पूछा कि ओवरऑल सिंपली कि भाई पॉलीसैकेराइड्स कैसे बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट और नॉन रिड्यूसिंग एजेंट, देन यू हैव टू गिव आंसर नॉन रिड्यूसिंग एजेंट। कारण इतनी बड़ी चेन के अंदर सिर्फ एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके अंदर रिड्यूसिंग पोटेंशियल है, बाकी और किसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, यदि यहां पर अपन ने 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंसीडर किए थे मान लो एक चेन में, तो 999 रिडक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही कर सकता है। और क्योंकि सिर्फ एक ही कर पा रहा है, तो एक्चुअली इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है पॉलीसैकेराइड्स का कि इसकी मास्किंग हो जाती है, ये कवर अप हो जाता है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर तो सकता है लेकिन कर नहीं पाता। तो पॉलीसैकेराइड ओवरऑल एज अ नॉन रिड्यूसिंग सब्सटेंस बिहेव करते हैं बच्चों। इस तरह से एनसीईआरटी ने जितना आपको बता रखा है बच्चों, उससे काफी ज्यादा मैंने आपको बता दिया है, और एनसीईआरटी के हिसाब से अभी तो मोर देन सफिशिएंट है। आपको यदि अच्छे से इस कंसेप्ट को, इस टॉपिक को समझना है, देन यू विल हैव टू सी द लेक्चर्स प्रेजेंट ऑन द ईसरो लैब बच्चों, ठीक, वहां पे सारी चीजें मिल जाएगी। फिर थोड़ा सा और आपको बता रखा है बच्चों पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, यहाँ पर क्या बता रखा है एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल आपको बता रखे हैं। पहले तो आपको सेलुलोज के बारे में बता रखा है, ये ऑलरेडी अपन जानते हैं कि प्लांट सेल वॉल इसकी बनती है। इसके अलावा बच्चों सेलुलोज से पेपर भी बनता है, पेपर इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि प्लांट पल्प से बनता है वो। इसके अलावा कॉटन के अंदर भी मेनली सेलुलोज ही प्रेजेंट होता है बच्चों। फिर देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स इन नेचर, दे हैव वाइज बिल्डिंग ब्लॉक्स, अमीनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स, एग्जांपल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन एटसेट्रा। बच्चों ये जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इनमें यदि अपन ने अमीनो ग्रुप जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? शुगर अमीन बन जाएगा। जैसे गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड होता है, उसके साथ अमीनो ग्रुप जोड़ दिया तो गैलेक्टोज अमीन बन गया बच्चों। ग्लूकोज के साथ जोड़ दिया तो ग्लूकोज अमीन बन गया। इस तरह से अपन मॉडिफाइड मोनोसैकेराइड्स बना सकते हैं, ये भी जुड़कर वेराइटी ऑफ पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। ये एनसीईआरटी आपको कहना चाह रही है। इसका एक एग्जाम्पल आपको दिया है यहाँ पर, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स फॉर एग्जाम्पल हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कॉल्ड काइटिन। These complex polysaccharides are mostly homopolymers। यहाँ पर काइटिन की बात करिए बच्चों, ये जो काइटिन है ये भी होमोपोलीमर का ही एग्जाम्पल होता है। किससे बनता है बच्चों? ये बनता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन से। पूछा जा सकता है एन एसिटाइल, तो यहाँ पर कुछ नहीं करा अपन ने, सिर्फ ग्लूकोज का मॉडिफिकेशन कर दिया। ग्लूकोज में क्या करा है बच्चों अपन ने? अमीनो ग्रुप जोड़ा, अमीनो ग्रुप में नाइट्रोजन होता है, उसके ऊपर एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो क्या बन गया? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। लेकिन है तो अभी भी ये क्या? मॉडिफाइड ग्लूकोज, और ये बार बार रिपीट होकर काइटिन बनाता है, तो काइटिन भी एक होमोपोलीमर है बच्चों। जो हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं बच्चों, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स, उनके एक दो एग्जांपल आपको यहां पर मैं बता देता हूं बच्चों। हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपसे पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है हाइलुरोनिक एसिड, पता होना चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए हेपेरिन, और एक आपको पता होना चाहिए बच्चों पेक्टिन। एटलीस्ट ये 3 एग्जांपल याद रख लो कि दीज आर हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स। अब बच्चों नेक्स्ट एनसीईआरटी ने बात करी है किसकी? न्यूक्लिक एसिड्स की बात करी है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड्स भी देख लेते हैं बच्चों, क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स? द अदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल है बच्चों ये भी, दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज द न्यूक्लिक एसिड। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं बच्चों, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलकर बनते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था बच्चों। वहां पर एक तो नाइट्रोजन बेस होता है जो 2 टाइप के हो सकते हैं, प्यूरिन या पिरिमिडीन। उनके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए थे, कौन सा डीएनए में मिलेगा, कौन सा आरएनए में मिलेगा, वो भी बता दिया था। प्लस एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज, दोनों में क्या अंतर है ये भी बता दिया था। प्लस एक फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है, वो मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों ये न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, पॉलीमर्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर मिलेंगे। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। टुगेदर विद पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, दीज कंप्राइज द ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और सेल। समझ में आ गया, पता है अपने को भाई ये तीनों होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। फॉर न्यूक्लिक एसिड्स द बिल्डिंग ब्लॉक इज अ न्यूक्लियोटाइड, पता है, बता दिया था लास्ट लेक्चर में। अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, ये भी अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है बच्चों।
क्या क्या होते हैं? एक तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहा है। द सेकंड इज अ मोनोसेक्राइड यानी कि राइबोज या डीऑक्सीराइबोज आरएनए और डीएनए में। एंड थर्ड अ फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है बच्चों। कैसे जुड़ते हैं ये अपन ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं बच्चों डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स के नाइट्रोजनस बेसिस के वहां पर देख लिया था किस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। नाउ एज यू नोटिस इन फिगर 9.1 उसी की बात कर रहा है बच्चों। द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन न्यूक्लिक एसिड्स आर द नाइट्रोजनस बेसिस नेम्ड एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन। अच्छे से डिटेल में लास्ट लेक्चर में देख लिया था, वापस से हाईलाइट नहीं करेंगे, वापस से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एडेनिन ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स, प्यूरिन्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड द रेस्ट आर सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन्स। सब्स्टिट्यूटेड क्यों बोल रहे हैं बच्चों? एडेनिन और ग्वानिन के अंदर जो रिंग स्ट्रक्चर मिलता है उसको प्यूरिन रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। उसी में वेरिएशंस कर दोगे तो एक बार एडेनिन बन जाएगा, ग्वानिन बन जाएगा, और भी प्यूरिन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों प्यूरिन्स में से 2 ही प्यूरिन्स आपको न्यूक्लिक एसिड्स में मिलते हैं, इसीलिए यहां पर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स बोला है। इसी तरह से जो पायरिमिडीन्स होते हैं उनमें जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, कॉमन रिंग स्ट्रक्चर होता है, वो पायरिमिडीन रिंग स्ट्रक्चर होता है। उसमें डिफरेंट ग्रुप्स जब अपन वेरी करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो अपने को डिफरेंट टाइप्स ऑफ पायरिमिडीन्स मिलते हैं। इसीलिए पायरिमिडीन्स को अपन जो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस मिलते हैं बच्चों, पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेसिस इन द न्यूक्लिक एसिड जैसे यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन, दीज आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन्स। तो यहाँ पर क्योंकि एक नया टर्म सब्स्टिट्यूटेड वर्ड यूज हो रहा है तो इसको अंडरलाइन कर लो, याद रहनी चाहिए आपको ये लाइन कि ये सही है यदि आती है तो। फिर बच्चों द स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड एज प्यूरिन एंड पायरिमिडीन रेस्पेक्टिवली, ये पढ़ लिया था अपन ने। द शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इज आइदर राइबोज, ये भी अपन ने देख लिया था बच्चों, और 2-डीऑक्सीराइबोज, ये भी मैंने आपको बता दिया था। जब राइबोज के सेकंड कार्बन से आप ऑक्सीजन हटाते हो तो वो डीऑक्सीराइबोज कहलाती है, वो डीएनए में होती है। A nucleic acid containing deoxyribose is called DNA, while that which contains ribose is called RNA. यदि न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो डीएनए कहलाएगा, और यदि राइबोज शुगर है तो आरएनए कहलाएगा। ये सारी चीजें अपन ने लास्ट लेक्चर में देख ली थी, एनसीईआरटी ने फिर से रिपीट कर रखी है, वहीं पर मेंशन करनी चाहिए थी, या फिर वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करनी चाहिए थी। इस चैप्टर में बार बार कह रहा हूँ गड़बड़ी कर रखी है, सीक्वेंस बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। ठीक है, लेकिन जैसे भी है पढ़नी है अपने को, क्योंकि इसके बिना हमारा काम चलेगा नहीं। एनसीईआरटी इज द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर क्लियरिंग नीट बायोलॉजी, फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन नीट बायोलॉजी, लेकिन पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है। इस चीज को अच्छी तरह से शायद अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। नीट वर्ल्ड में एक हवा मचा हुआ रहता है कि सिर्फ एनसीईआरटी कर लो 350, 340, इनफैक्ट 360 नंबर भी आ जाएंगे। आई थिंक ये मिसकंसेप्शन अभी तक तो क्लियर हो ही गया होगा। अभी तो अपन ने आधे चैप्टर भी नहीं देखे हैं, ठीक है, और यहीं तक आपको पता चल गया होगा कि भाई एनसीईआरटी ने चीजें तो बता रखी है लेकिन बिल्कुल भी डिटेल में नहीं गई है, ज्यादातर जगह कंसेप्चुअली नहीं बता रखी है। जब तक आप किसी भी लाइन की डेप्थ में नहीं जाओगे बच्चों, वो लाइन सिर्फ रटना हो जाएगा, और बिना समझे आप जब चीजें रटते हैं तो आपको याद नहीं रहती। और इसीलिए एनसीईआरटी लगती तो आसान है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़कर मार्क्स नहीं आते हैं। मार्क्स लाने के लिए हमें कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, जिसकी एक झांकी यहाँ पर, जिसका एक एग्जाम्पल हम आपको इस संपूर्ण सीरीज में दिखा रहे हैं बच्चों। झांकी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत छोटी दुनिया है, ये भी कई बच्चों को बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है, लेकिन इसके बिना काम नहीं चलेगा। इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। और जब आप ईसरल ऐप पे जाके लेक्चर्स देखेंगे, वहाँ एक्चुअली जाकर आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो कंसेप्चुअल दुनिया होती है, जिसको फॉलो करके मैंने एक बार में 12th के साथ बिना किसी बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल सपोर्ट के ऑल इंडिया रैंक 196 के साथ नीट को क्रैक किया था बच्चों, वो चीज़ पॉसिबल हो पाती है। तो यदि आपको भी अच्छी रैंक के साथ, टॉप रैंक्स के साथ, टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना है, एम्स दिल्ली में जाना है बच्चों, तो सिर्फ एनसीईआरटी बायोलॉजी से काम नहीं चलेगा, डिटेल में चीज़ें देखनी ही पड़ेगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं अगेन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तीसरी बार प्रोटीन पढ़ रहे हैं हम इसी चैप्टर में। तो बच्चों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जो प्रोटीन्स हैं उनमें 4 तरह का स्ट्रक्चर मिल सकता है। मैं आपको पहले ब्रीफली बता देता हूं, फिर एक बार रीडिंग लगा लेंगे। जब एक नया प्रोटीन बनता है राइबोसोम्स के ऊपर, तो उसमें अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं एक लीनियर स्ट्रेट चेन के फॉर्म में। इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। लिखते जाओ बच्चों। अनस्टेबल होता है, जल्दी से सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी में चेंज हो जाएगा। नॉन फंक्शनल होता है, इतना ही याद रखना है। और इसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स मिलते हैं अमीनो एसिड्स के बीच में। अब मैंने क्या बोला, ये अनस्टेबल होता है, तो ये किसमें यूजुअली चेंज होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। अब क्या चेंज होता है इसमें? या तो इसमें हेलिकल कोइलिंग हो जाती है या जिगजैग फोल्डिंग हो जाती है चेन की। हेलिकल कोइलिंग होती है तो इसको हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। जिगजैग फोल्डिंग होती है तो इसको हम कहते हैं बीटा प्लीटेड शीथ स्ट्रक्चर। दोनों ही किसका एग्जांपल है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का।
इनके अंदर पेप्टाइड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन जाता है। जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, यानी कि एक ही प्रोटीन चेन पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो एसिड्स के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो बीटा प्लीटेड शीथ स्ट्रक्चर होता है उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, यानी कि दो अलग अलग प्रोटीन चेन्स के अमीनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी यहां पर, लेकिन समझना आपको थोड़ा सा पड़ेगा, जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं बच्चों। यहां पर देखो, यहां पर ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अल्फा हेलिक्स ये तो क्या हो गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर, लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड जो राइबोसोम पे बनती है। बहुत जल्दी ये या तो अल्फा हेलिक्स में चेंज हो जाएगा या बीटा प्लीटेड में चेंज हो जाएगा बच्चों। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है कि मान लो ये एक चेन है, इसी चेन के जो अमीनो एसिड्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही चेन के अमीनो एसिड्स के बीच में बन रहा है, इनसाइड द चेन, इनसाइड द प्रोटीन मॉलिक्यूल बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोल देते हैं बच्चों, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखना है, पूछा जाता है क्योंकि। लेकिन बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है बच्चों, यहां पर ये एक शीट, ये दूसरी शीट, यानी कि ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये अलग प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये अलग प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये अलग प्रोटीन मॉलिक्यूल है बच्चों। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा अलग अलग शीट्स के अमीनो एसिड्स के बीच में बनता है, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर के अमीनो एसिड्स के बीच में नहीं बन रहा। इंटर मींस बिटवीन दो अलग अलग प्रोटीन चेन्स के अमीनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, तो यहां पर अपन इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। और पेप्टाइड बॉन्ड तो बनेंगे ही सही, मिलेंगे ही सही, क्योंकि उनके बिना तो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से भी जुड़े होते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो। ये होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये रिलेटिवली इससे थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन ये भी नॉन फंक्शनल होता है। फिर बच्चों यदि इन दोनों स्ट्रक्चर्स के और ज्यादा सुपर कोइलिंग हो जाए, बहुत ज्यादा कोइल कर जाए, ये कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल बन जाए, तो फिर हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब इतना कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल तभी स्टेबल रह सकता है कि इसमें बहुत सारे बॉन्ड्स इसको होल्ड करके रखें। तो बच्चों अभी तक तो अपने को पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड ही मिले थे, इसके अलावा अब यहाँ पर और भी बॉन्ड्स आ जाएंगे। कौन कौन से बॉन्ड आ जाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्सेज आती है, और अलावा इसके अलावा कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स और बन जाते हैं, जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा बच्चों, ठीक है। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स यहाँ पर बन जाते हैं बच्चों। ये सारे बॉन्ड्स यहाँ पर जब बन जाते हैं तो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है। इसमें याद क्या रखना है आपको, दिस इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर, सुपर कोइलिंग से बन रहा है। तो इसके पहले के दो नॉन फंक्शनल थे, ये फंक्शनल है। तो जितने भी फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स, हार्मोन्स, ज्यादातर का स्ट्रक्चर टर्शियरी होता है। एक से ज्यादा टर्शियरी चेन्स आपस में जुड़ जाए, ये एक टर्शियरी चेन, मान लो एक और टर्शियरी चेन ले ली, दोनों आपस में जुड़ गई, तो फिर बनता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बच्चों, ठीक है। इसके अंदर भी वो सारे बॉन्ड्स होंगे जो टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर होंगे। इस तरह से ये चार स्ट्रक्चर होते हैं। ये दोनों फंक्शनल है, ये दोनों नॉन फंक्शनल है बच्चों। यदि अपन क्वाटर्नरी या टर्शियरी को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ले जाएं, 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेकर जाएं, या बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करा दें, तो इनके अंदर के बॉन्ड्स टूट जाते हैं। टूटते ही ये चेन बिखर जाती है, फिर से स्ट्रेट हो जाती है, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। और जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा, फंक्शनलिटी का लॉस हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नॉन फंक्शनल। ये जो परमानेंट लॉस ऑफ एक्टिविटी ऑफ टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी प्रोटीन्स होता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। याद रख लो, लो टेम्परेचर पर डीनेचुरेशन नहीं होता, लो टेम्परेचर पर भी लॉस ऑफ एक्टिविटी तो होता है प्रोटीन्स का, लेकिन टेम्पररी होता है। वापस से सही टेम्परेचर पे लाने पे फिर से रिटर्न ऑफ एक्टिविटी हो जाता है, वहां पे डीनेचुरेशन नहीं होता। तो डीनेचुरेशन में आपको सिर्फ दो फैक्टर याद रखने, जो मैं भी आपको बता रहा हूं बायोलॉजी में। तो केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो, वहां पे दूसरे फैक्टर याद रखना। बायोलॉजी में जब क्वेश्चन आया तो एक तो हाई टेम्परेचर, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस से डीनेचुरेशन होता है, लॉस ऑफ फंक्शनलिटी होता है। अब एनसीईआरटी ने क्या कह रखा है, इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, दिक्कत नहीं आएगी आप समझने में, ठीक है। तो भाई प्रोटीन्स एज मेंशन्ड अर्लियर आर हेटेरोपॉलीमर्स, ठीक है, containing strings of amino acids, no problem. Structure of molecules means different things in different contexts. In inorganic chemistry, the structure invariably refers to the molecular formula. कुछ नहीं, फालतू की चीजें हैं। Organic chemists always write a two-dimensional view of the molecules while representing the structure of the molecules. Example, benzene. Physicists conjure up the three-dimensional views of molecular structures while biologists describe the protein structure at 4 levels. खत्म बात। काम की चीज ये कि भी चार तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, इतना याद रख लो। The sequence of amino acids, that is the positional information in a protein, which is the first amino acid, which is second and so on, is called the primary structure. Sequence of amino acids, यानी कि एक के बाद एक हमने अमीनो एसिड्स को अरेंज कर रखा है एक लीनियर चेन में, स्ट्रेट चेन में, वो स्ट्रक्चर कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रोटीन का होता है जब वो राइबोसोम पर बनता है, तो ये मैंने आपको बता दिया है बच्चों, ठीक है। अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट्स बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड द राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट अमीनो एसिड। पे इधर का जो एंड होगा
फर्स्ट अमीनो एसिड, इधर वाला जो एंड होगा बच्चों दैट विल बी दी लास्ट अमीनो एसिड। क्लियर है? इधर जब अमीनो एसिड चालू होगा तो इधर कौन सा ग्रुप होगा बच्चों? अमीनो ग्रुप होगा सबसे इधर लेफ्ट में, ये टर्मिनल इसलिए एंड टर्मिनल भी कहलाता है। और जब ये चेन खत्म होगी तो इधर कौन सा ग्रुप होगा बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, तो ये टर्मिनल सी टर्मिनल भी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। The first amino acid is also called as N-terminal amino acid, बता दिया। The last amino acid is called the C-terminal, क्योंकि उधर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बच्चों। A protein thread does not exist throughout as an extended rigid rod. The thread is folded in the form of, अब ये secondary structure की बात कर रहा है। The thread is folded in the form of a helix similar to a revolving staircase. Of course, only some portions of the protein thread are arranged in the form of a helix. इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स मिलता है बच्चों, इसीलिए इसको हम अल्फा हेलिक्स भी कहते हैं। जो कॉइलिंग होती है वो राइट हैंडेड रूल के हिसाब से होती है बच्चों। ठीक है, या आप पढ़ते हो फिजिक्स के अंदर राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, उसके हिसाब से यहाँ पर कॉइलिंग होती है। सिर्फ राइट हैंडेड हेलाइसिस या आपको स्पाइरल कॉइलिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी इन दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर दैट इज अल्फा हेलिक्स। अदर रीजन्स ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स। कॉइलिंग के अलावा जिगजैग फोल्डिंग मिल सकती है। ये दोनों ही स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं बच्चों? सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ठीक है, फिर यदि और ज्यादा कोइलिंग हो जाए बच्चों तो फिर क्या कहलाती है वो? टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज आल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ होलो वुलन बॉल। एक जो ऊन का जो गोला होता है ना बच्चों, उसमें जो कोइलिंग होती है, उस तरह से यदि कोइलिंग हो जाए तो फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। दिस गिव्स अस अ 3-डायमेंशनल व्यू ऑफ अ प्रोटीन, और ये एक 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है। अभी तक 2-डायमेंशनल देख रहे थे अपन। टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन्स। क्या लिखा है यहाँ पर? फंक्शनल होते हैं ये, तभी तो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शनल नहीं होते। फिर बच्चों अल्टीमेटली क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनता है। कैसे? जब एक से ज्यादा टर्शियरी चेन्स आपस में जुड़ जाती है तो। ठीक है, तो द मैनर in which these individual folded polypeptides, किसकी बात कर रहा है? टर्शियरी प्रोटीन्स की, और सब यूनिट्स आर अरेंज्ड विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, आपस में जुड़ गए हैं बच्चों। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज, अलग अलग फॉर्म में जुड़ सकते हैं, अलग अलग शेप बना सकते हैं, बट अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर बनेगा बाय दी ज्वाइनिंग ऑफ मोर देन वन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स दैट इज कॉल्ड एज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। जो हीमोग्लोबिन है बच्चों हमारे अंदर ब्लड में जो होता है, उसमें 4 टर्शियरी यूनिट्स होती है, 4 सब यूनिट्स होती है टर्शियरी प्रोटीन्स की बच्चों। ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इन कहां पर बताया था बच्चों? मैंने आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में भी हमारी बात हो गई, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारी बात होती है। 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती है। 2 of these are identical to each other, hence 2 subunits of alpha type and 2 subunits of beta type together constitute the human hemoglobin, which is an example of quaternary protein। ये बात हो गई बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। अब बच्चों आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं हम, क्या कह रही है एनसीईआरटी इस लास्ट टॉपिक में, वो भी कवर कर लेते हैं। यहां पर एनसीईआरटी बता रही है आपको नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। जिन बॉन्ड्स के थ्रू मोनोमर आपस में जुड़कर पॉलीमर्स बनाते हैं। यहां पर 3 तरह के पॉलीमर्स अपन ने देखे बच्चों। एक तो पॉलीसेकेराइड्स, उनके मोनोमर्स कैसे जुड़ते हैं ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। 2 ग्लूकोज को जोड़ के बताया था, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, 1 वाटर का लॉस होता है, उसको हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस या कंडेंसेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है अभी मैं आपको बता दूंगा। वहां पर भी वाटर का लॉस होता है, उसको भी हम डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन सिंथेसिस कहेंगे। और न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर भी बच्चों एक तो बनता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बिटवीन दी जो पेंटोज शुगर है, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज एंड दी नाइट्रोजन बेस, तो वो भी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगा। और एक बनता है बच्चों क्या? एस्टर बॉन्ड बिटवीन दी फॉस्फेट ग्रुप एंड दी शुगर। एस्टर में भी अपन ऑलरेडी लिपिड्स में देख चुके हैं बच्चों क्या होता है? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, वहां पर भी वाटर का लॉस होता है। इसका मतलब ये जितने भी अपन ने चारों बायोमोलिक्यूल्स पढ़े हैं, चारों में ही जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, आपस में जुड़ते हैं, तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस या कंडेंसेशन सिंथेसिस यानी कि लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है बच्चों। ठीक है, तो एक एक करके सबकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स किससे मिलकर बनते हैं? अमीनो एसिड से बनते हैं। अमीनो एसिड्स का जनरल स्ट्रक्चर अपन ऑलरेडी देख चुके हैं बच्चों। एक तो R वेरिएबल ग्रुप होता है, एक क्या होता है? NH2 होता है बच्चों, दैट इज अमीनो ग्रुप। एक हाइड्रोजन होता है, एक COOH होता है। इसके साथ अगेन क्या जुड़ेगा बच्चों? एक और अमीनो एसिड जुड़ेगा। ये एक और अमीनो एसिड हो गया बच्चों। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो किस किस के बीच में रिएक्शन होगा बच्चों? COH ग्रुप और NH2 के बीच में रिएक्शन होगा। क्या एलिमिनेट हो जाएगा? यहाँ से एलिमिनेट होता है अगेन बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, -H2O। अब जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल है बच्चों, उसमें 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ चुके होंगे। कैसे जुड़ चुके होंगे? विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर तो अभी सिर्फ हम 2 अमीनो एसिड जोड़ रहे हैं। ठीक है,
इस तरीके से ये रिजल्टेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इस रिजल्टेंट स्ट्रक्चर के अंदर बच्चों ये जो बॉन्ड बना है इसको आप केमिस्ट्री में अमाइड बॉन्ड कहते हो, लेकिन बायोलॉजी में इसी अमाइड बॉन्ड को जब दो अमीनो एसिड के बीच में ये बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड। और यहां पर भी क्या हो रहा है बच्चों, H2O बाहर निकल रहा है, क्योंकि H2O का लॉस हो रहा है तो इसको हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस या कंडेंसेशन सिंथेसिस भी बोलते हैं। ग्लाइकोसाइडिक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, न्यूक्लियोटाइड्स का भी अपन देख लेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। इन अ पॉलीपेप्टाइड और अ प्रोटीन अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड व्हेन द कार्बोक्सिल group of one amino acid reacts with the amino group of the next amino acid with the elimination of a water moiety. The process is called dehydration. Clear है? I think कोई डाउट नहीं होना चाहिए। In a polysaccharide the individual monosaccharides are linked by a glycosidic bond. बहुत अच्छे से मैंने आज के लेक्चर में आपको पहले ही समझा दिया है। This bond is also formed by dehydration. ये भी हमने देख लिया था। This bond is formed between two carbon atoms of two adjacent monosaccharides in a nucleic acid. अब न्यूक्लिक एसिड का देख लेते हैं बच्चों। A phosphate moiety links the 3' carbon of one sugar of one nucleotide to the 5' carbon of the sugar of the succeeding nucleotide. ये भी ऑलरेडी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि किस तरह से फॉस्फेट ग्रुप शुगर के साथ जुड़ता है बच्चों। तो बच्चों यहां पर अब ये देख लेते हैं अपन कि भाई अल्टीमेटली जो न्यूक्लियोटाइड बनता है उसमें किस तरह से फॉस्फेट ग्रुप जो है वो शुगर के साथ जुड़ेगा। तो भाई फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड एक एसिड है। अब यहां पर एनसीईआरटी ने क्या बोला बच्चों कि ये जो फॉस्फोरिक एसिड होता है ये कैसे जुड़ता है न्यूक्लियोटाइड में, ये शुगर के साथ जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, या तो 3 नंबर का जो कार्बन है उसके हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर जो 5 नंबर का कार्बन है उसके हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्ट करता है बच्चों। तो यहां पर आप देख सकते हो अपन इस वाले फॉस्फेट को कंसिडर कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड था, ये नीचे एक न्यूक्लियोटाइड था, ये दोनों आपस में जुड़ चुके हैं अभी, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने में किसने मदद करी, इस फॉस्फोरिक एसिड ने। अब बच्चों यहां पर देखो ये राइबोस शुगर है, ये फर्स्ट कार्बन जिसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, नाइट्रोजनस बेस गुआनिन जुड़ा हुआ है। ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ वाला कार्बन। फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया। कैसे जुड़ा, इस फॉस्फोरिक एसिड के OH और इस कार्बन के OH के बीच में रिएक्शन हुआ, H2O बाहर निकल गया और एक एस्टर बॉन्ड बन गया। क्योंकि इनऑर्गेनिक एसिड के साथ एस्टर बन रहा है, फॉस्फोरिक एसिड के साथ एस्टर बन रहा है यहाँ पर, तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहलाएगा। इसी तरह से बच्चों ये फर्स्ट कार्बन ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड का, ऊपर वाली शुगर का, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। और यही फॉस्फोरिक एसिड इधर तो 5वें कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा था, यहाँ पर थर्ड कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। अगेन यहाँ भी H2O निकलेगा, इसके OH और इसके OH के बीच में रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पर भी एक एस्टर बन रहा है। तो बच्चों यहाँ पर 2 एस्टर बॉन्ड बना रहा है एक ही फॉस्फोरिक एसिड 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में, इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की मदद से इस तरह से एक के नीचे एक न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाते हैं बच्चों। फर्स्ट कार्बन के ऊपर नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है शुगर के, और इनके बीच में बनता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, यहाँ पर भी वाटर एलिमिनेट होगा, और शुगर और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। 2 न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। और बच्चों जब डीएनए की हम बात करते हैं जिसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, वहां पर एक खास चीज देखने को मिलती है कि यूजुअली एक डीएनए चेन अकेली न होकर बच्चों 2 डीएनए चेन्स आपस में हेलिकली कॉइल्ड होती है, ठीक है। और कैसे होती है ये आपस में हेलिकली कॉइल्ड, जो दूसरी डीएनए चेन है वो एक डीएनए चेन के सामने इस तरह से अरेंज्ड होती है बच्चों कि जो इनके नाइट्रोजनस बेसेस हैं, जैसे थाइमिन है इधर, ये एडेनिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इधर गुआनिन है तो ये सामने वाली जो न्यूक्लियोटाइड है उसके साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और ये भी फिक्स है बच्चों कि थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। मतलब ये दोनों ही आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, वो भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दोनों ही आपस में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, और हमेशा ट्रिपल ही बनेगा G और C के बीच में। इस तरह से 2 न्यूक्लिक एसिड चेन्स आपस में हेलिकली कॉइल्ड होती है बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर The bond between the phosphate and hydroxyl group of sugar is an ester bond। बता दिया बच्चों, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं क्योंकि एक फॉस्फोरिक एसिड 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में 2 एस्टर बॉन्ड बना रहा है बच्चों। तो एज देयर इज वन सच एस्टर बॉन्ड ऑन आइदर साइड, इधर भी है और इधर भी है, इधर थर्ड कार्बन के साथ, इधर फिफ्थ कार्बन के साथ, इट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बच्चों, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये जो हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, पहले भी अपन ने बात करी थी बच्चों, स्टार्च में होता है, इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। For example, one of the secondary structures exhibited by DNA is the famous Watson-Crick model। ये जो बच्चों सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी कि हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है बच्चों, जिसमें 2 डीएनए स्ट्रैंड्स आपस में हेलिकली कॉइल्ड होते हैं, इसको एक्सप्लेन किया था पहली बार किसने, वॉटसन एंड क्रिक ने। नाम आपको पता होने चाहिए, इसीलिए इस मॉडल को हम वॉटसन क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 डीएनए स्ट्रैंड्स आपस में हेलिकली कॉइल्ड होते हैं।
क्या कहता है बच्चों ये मॉडल? दिस मॉडल सेज दैट डीएनए एग्जिस्ट्स एज अ डबल हेलिक्स, दो स्ट्रैंड्स आपस में एंटी पैरेलल होते हैं बच्चों। यहां पर देखो ये जो चेन है इसमें सबसे बाहर और सबसे ऊपर कौन सा कार्बन है बच्चों? 5th कार्बन, और नीचे की तरफ कौन सा है? 3rd कार्बन है, सबसे बाहर का और सबसे नीचे का। इस वाली चेन में बच्चों सबसे ऊपर और सबसे बाहर 3rd कार्बन है, और इसमें सबसे नीचे और सबसे बाहर बच्चों 5th कार्बन है। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है बच्चों, उल्टी है ना, यहाँ पर ये वाली उल्टी चल रही है, इसलिए एंटी पैरेलल बोल रहे हैं इनको अपन। क्लियर है? दे रन इन द अपोजिट डायरेक्शन। फिर इसने क्या बोला वाटसन एंड क्रिक ने कि द बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय द शुगर फॉस्फेट शुगर चेन। यहां पर ये जो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ क्या क्या है बच्चों? एक तो फॉस्फेट और एक शुगर। इधर भी बाहर की तरफ क्या है बच्चों? एक तो फॉस्फेट है और शुगर है। तो ये जो फॉस्फेट्स और शुगर्स है ये पूरे स्ट्रक्चर को एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारी बैकबोन हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इन दोनों को हम बैकबोन ऑफ दिस डबल हेलिक्स चेन कहते हैं बच्चों। जो नाइट्रोजनस बेसेस वो अंदर की तरफ है और एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। दोनों चेन्स को आपस में एक दूसरे के साथ रखने का काम तो हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहे हैं, एक ही चेन के न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने का काम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कर रहा है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द नाइट्रोजनस बेसेस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू दिस बैकबोन बट फेस इनसाइड। A and G of one strand, A and G of one strand compulsory base pairs with T and C। A हमेशा T के साथ और G हमेशा C के साथ रेस्पेक्टिवली ऑन दी अदर स्ट्रैंड। तो इसका मतलब यदि हमें एक स्ट्रैंड की नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस पता है तो हम दूसरी स्ट्रैंड की नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस बता सकते हैं, यानी कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन A and T। A and T के बीच में हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और यही आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन G and C। G and C ही आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और वो भी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। Each strand appears like a helical staircase. Each step of ascent is represented by a pair of bases। बच्चों यहां पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहां पर क्या होगा बच्चों? यहां पर अपन देख सकते हैं कि जैसे मान लो यहां पर A और T के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। जैसे बच्चों इस हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर अपन समझ सकते हैं, मान लो यहां पर ये दो नाइट्रोजनस बेसेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, फिर ये आपस में बना रहे हैं, फिर ये आपस में बना रहे हैं, फिर ये आपस में बना रहे हैं। तो जब एक से दूसरे बेस पेयर के ऊपर अपन जाएंगे तो यहां पर ये जो टर्न हो रहा है ये टर्न कितने डिग्री का होता है बच्चों? 36 डिग्री का टर्न यहां पर देखने को मिलता है, ये याद रखना है आपको। तो एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं हेलिकल कॉइल के अंदर, द स्ट्रैंड टर्न्स 36 डिग्री। वन फुल टर्न ऑफ द हेलिकल स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप्स और 10 बेस पेयर्स। बच्चों एक हेलिकल टर्न कितना कहलाता है? यहां पर एक हेलिकल टर्न का मतलब होता है बच्चों यहां से लेकर यहां तक ये हेलिकल टर्न और यहां से लेकर यहां तक ये एक हेलिकल टर्न है। इस एक हेलिकल टर्न के अंदर टोटल मिलाकर कितने बेस पेयर्स होते हैं बच्चों? 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ए टी जी सी जी सी ए टी कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा ए के साथ टी और जी के साथ सी ही होगा। इस पूरे हेलिक्स में यहां से लेकर यहां तक बच्चों देयर विल बी 10 बेस पेयर्स। इस पूरे की लेंथ कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम होगी। तो दो बेस पेयर के बीच की लेंथ कितनी होगी बच्चों? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो फिर यहां पर क्या करिए एनसीईआरटी, अटेम्प्ट ड्राइंग अ लाइन डायग्राम, द पिच वुड बी 34 एंगस्ट्रॉम। पिच का मतलब क्या हो गया? एक हेलिक्स की लेंथ। द राइज पर बेस पेयर वुड बी 3.4 एंगस्ट्रॉम, मतलब दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 3.4 एंगस्ट्रॉम। दिस form of DNA with the above mentioned salient features is called BDNA। ये जो वॉटसन और क्रिक साइंटिस्ट्स ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल डिस्क्राइब किया था, ये डीएनए के कौन से टाइप का किया था? बीडीएनए का। 6 टाइप्स ऑफ डीएनए आर प्रेजेंट, ए बी सी डी ई एंड जेड। मोस्ट कॉमन इनमें से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बी टाइप होता है, जिसका मॉडल यहां पर वॉटसन एंड क्रिक ने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है बच्चों, in higher classes you will be told that there are more than a dozen forms of DNA named after English alphabets with unique structural features। तो बच्चों जो मोस्ट कॉमन फॉर्म्स है वो मैंने आपको बता दिए 6, हाफ अ डजन, लेकिन इसके अलावा कई माइनर फॉर्म्स हैं, 12 से भी ज्यादा फॉर्म्स पता है जो सिग्निफिकेंट नहीं है। आपको जो मेजर नाम याद रखने हैं डीएनए के वो 6 याद रखने हैं, ए टू ई एंड जेड। बच्चों इतना भी कर लोगे तो बहुत है। तो इस तरह से बच्चों सेकेंड लेक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट होता है। अब कल संडे है बच्चों, कल आपको लेक्चर नहीं मिलेगा। जो लास्ट पार्ट है बायोमोलिक्यूल्स का दैट विल बी ऑन एयर ऑन मंडे। ठीक है, और उसके बाद फिर कोशिका में मिलाएंगी सेल साइकिल्स। और मैंने आपको बता दिया है बच्चों, यदि आपको डिटेल में चीजें पढ़नी है, यहां पर भी देखो हमने इतना डिटेल में पढ़ने की कोशिश करी है, फिर भी कितना टाइम लग रहा है। और मैंने आपको बता दिया है बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसा चैप्टर कि उसको कंसेप्चुअली पढ़ना है तो कम से कम बच्चों 10-12 घंटे तो कम से कम चाहिए।
ठीक है, सारी चीजें आपको ऐप पे मिल जाएगी, वहां पर जाके देखें बच्चों वीडियो लेक्चर्स में। जो मार्क्ड पीडीएफ है वो मिलेगी लास्ट लेक्चर के बाद ऑन मंडे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे एट होम, स्टे सेफ, गुड बाय।